Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और बेहतरीन 30 सवाल रहने वाले हैं। एक्सपर्ट सीरीज है तो आपको एक्सपर्ट ही बना देगी। आप सीडीपी के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं एग्जाम में। और फ्रीक्वेंसी जो है सेशंस की कम है, बट अब बढ़ा देंगे एग्जाम तक। जो है 10-15 सेशन जितने हो पाए वो लेने का पूरा प्रयास है। 23 तारीख यानी संडे को कोशिश है कि एक मैराथन सेशन रखें सीडीपी का। चलिए खैर शुरू करते हैं, ये सब बातें चलती रहेंगी। आप ये 30 क्वेश्चंस लगा करके देखिए कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बहुत हद तक मिल जाएगी, है ना, कि आप एकदम कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग मिल नहीं पाए थे, बट बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे कहेंगे। एक तो वैसे मैंने विश कर दिया था आप लोगों को कम्युनिटी से, दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफर जो है इस पर चल रहा है सुपर टेट के बैच पर, वहाँ आप एनरोल कर सकते हैं। ये जो फीस है कुछ 1200 कुछ है न्यू लर्नर्स के लिए, सॉरी ओल्ड लर्नर्स के लिए जो पहले से करियर विल पर किसी भी बैच में एनरोल्ड थे, और नए लोगों के लिए शायद 1499 है। तो ये ऑफर है आपका, अभी कुछ दिन और चलेगा। सीटेट अगेन, सीटेट में तो आप लोग मुझे लगता है कि होंगे ही, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं भारी संख्या में ऑलरेडी बैच में लोग हैं ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। सीटेट में ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। बेहतर ये है कि आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, या फिर अगर बैच में आ भी रहे हैं तो की नोट्स पढ़ लें, क्योंकि कितने लेक्चर्स अभी देखोगे, नोट्स प्रॉपर दिए हुए हैं, फिर आप नोट्स पे फोकस ज़्यादा करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। एनीवे, तो जब आप बढ़िया से नंबर लेकर के आएंगे यानी 135 प्लस सीटेट में, तब आप हमें ईमेल करेंगे इस ईमेल पर और हम लोग एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे। इसके अलावा इस सेशन का जो आंसर मार्क्ड पीडीएफ होगा और पुराने सभी सेशंस का जो यूट्यूब पे इस बार हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ये फ्री पीडीएफ होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, अनंत नाम है, 7वीं क्लास का बच्चा है अनंत, इज असेंबलिंग अ पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो बना रहा है। वाइल ऑर्गेनाइजिंग हिज एसेज, उसमें जो पोर्टफोलियो है उसमें एस्से लगते हैं, बच्चे की जो भी काम किया होता है उसने, वो सब शीट्स हैं मान लो, तो एस्से वो सेलेक्ट कर रहा है अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक। टीचर और बच्चे दोनों मिलके काम करते हैं कई बार पोर्टफोलियो पे, उसी का ये उदाहरण है, ठीक। पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और चेकलिस्ट, इन सब में अंतर क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या अंतर है ना। तो ये जो बच्चा है अनंत, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने एसेज को, यानी जो निबंध उसने लिखे हैं, एंड साइंस मॉडल्स, जो साइंस मॉडल्स उसने बनाए हैं। पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ वर्क होता है पोर्टफोलियो। ही कॉन्स्टेंटली रेफर्स टू द असेसमेंट रूब्रिक प्रोवाइडेड बाय द टीचर। असेसमेंट का एक पैमाना है, रूब्रिक है, जिसको वो बार बार रिव्यू कर करके या कॉन्स्टेंटली रेफर कर रहा है कि जो जो टीचर ने कहा है, यानी जो पैमाना क्राइटेरिया सेट हुआ है। रूब्रिक मतलब एक क्राइटेरिया है कि ये चीजें होनी चाहिए, इस स्तर का अगर काम होगा तो इसको एक्सेलेंट कहेंगे, इससे नीचे होगा तो मॉडरेट कहेंगे, या इतने क्वेश्चंस डिफिकल्ट होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो रूब्रिक उस क्राइटेरिया में फॉलो होता है, और अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होगा कि ये इस स्तर का काम होगा तो पोर्टफोलियो में रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, है ना। तो वो रूब्रिक देख रहा है कि टीचर ने स्टैंडर्ड क्या सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो वाले ऐसे पोर्टफोलियो में लगाने के लिए कहूंगा या लगाऊंगा जो क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो। जैसे provided by the teacher, he decides to discard one essay because he realizes it does not demonstrate the critical thinking criteria. क्रिटिकल थिंकिंग इंडिकेटर ऑन द रूब्रिक, जो क्राइटेरिया, जो एक पैमाना सेट हुआ है आपके पोर्टफोलियो में चीजों को रखने का, उसमें से एक क्राइटेरिया है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सवाल सोचने पे मजबूर करे। वो ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति की क्रिटिकल थिंकिंग जगे, यानी वो सोचने पे मजबूर हो। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, एबिलिटी टू क्वेश्चन, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, ये 3-4 मुख्य चीजें हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग में आती हैं, कि आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज को, सिर्फ मान नहीं लेते। तो ऐसा ऐसे होना चाहिए उस पोर्टफोलियो के काम के लिए जिससे दिमाग की बत्ती जल जाए, सोचने पे मजबूर हो सामने वाला। तो क्रिटिकल थिंकिंग को जो फॉलो नहीं करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जिस एस्से में, जिस निबंध में क्रिटिकल थिंकिंग उतनी नहीं लगी है, उस एस्से को बच्चा जो अनंत है वो हटा देता है और वो वाले एस्से को सेलेक्ट करता है पोर्टफोलियो की फाइल में लगाने के लिए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि एक रूब्रिक है, एक पैमाना है, एक सेट स्टैंडर्ड है जो टीचर ने बनाया है कि क्रिटिकल थिंकिंग वाले एस्सेज को हम पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। बात सही है? पेडागोजिकली व्हाट इज द प्राइमरी नेचर ऑफ दिस स्पेसिफिक कॉग्निटिव एक्ट, ये जो दिमाग का काम किया है बच्चे ने, भाई ये कॉग्निटिव एक्ट है ना, उसने संज्ञानात्मक कार्य किया है, मेंटल एक्ट है, एक मानसिक कार्य है, एक दिमाग का प्रयोग किया है कि ये वाला ऐसे नहीं ये वाला रखेंगे, इसको कहेंगे क्या, या फिर इसका पर्पस या नेचर क्या है इस टास्क का। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि कक्षा 7 का एक छात्र अनंत एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है। अपने निबंधों और विज्ञान मॉडलों को व्यवस्थित करते समय वह लगातार शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए रूब्रिक, यानी एक पैमाना, एक क्राइटेरिया सेट हुआ है टीचर के द्वारा, उसको संदर्भित करता है। रूब्रिक मतलब एक क्राइटेरिया है, एक पैमाना है कि ये
भाई जैसे ये क्राइटेरिया है सीटेट में कि आप 60% नंबर लाओगे, 90 नंबर होंगे तभी आप सीटेट क्रैक कर पाओगे, क्वालिफाइड तभी माने जाओगे। तो ऐसे ही सेट पैमाना है, रूब्रिक है। तो अगर हम देखें, वह एक निबंध को हटाने का निर्णय लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह जो निबंध है ये रूब्रिक पर आलोचनात्मक चिंतन वाला जो पॉइंट है उसको फॉलो नहीं करता, वो वाली शर्त पूरी नहीं हो पा रही है इसकी, है ना। तो संकेतक प्रदर्शित नहीं करता। शैक्षणिक रूप से इस विशिष्ट संज्ञानात्मक कार्य की प्राथमिक प्रकृति क्या है, बताइए। ये काम कर कौन रहा है? अब इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं। 48% लोग लगे पड़े हैं सीसीई करने में। सीसीई में तो सब कुछ ही आ जाएगा फिर, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी, ऑफ भी, एस भी। भाई बच्चा है अनंत, वो खुद से उसने एनालाइज किया, रिफ्लेक्ट किया, असेस किया, चिंतन मनन किया और पाया। सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग है ये, फोर्थ ऑप्शन। पहले ही क्वेश्चन में जो है ढेर हो गए आप लोग, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे, है ना। असेसमेंट एज लर्निंग, इसलिए रट्टाफिकेशन या जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को नहीं डिस्कस करना है कि सीधा आंसर पे पहुंच गए या आंसर मार्क कर लिया, देख लिया कितने नंबर आए 30 में से। इस सेशन का उद्देश्य यही है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने आपकी, तब जब आप नए सवाल भी करें, ये भी अपने आप में नए सवाल हैं, इसके अलावा भी जब आप सवाल सॉल्व करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो चुकी हो। जब आप पेपर में बैठे तो कुछ भी आपको ऐसा ना लगे जो डराए। अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के साथ आकलन, एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट कहते हैं इसको, कि या तो आपका साथी समूह आपका आकलन करे, या तो अनंत का दोस्त आकलन कर रहा होता उसकी फाइल का, या अनंत खुद से ये असेस कर रहा है चीजों को देख करके कि किस चीज को रखूं और किस चीज को नहीं रखूं। तो टीचर का रोल अभी तक यहां पे नहीं दिखाया है, सेल्फ असेसमेंट है। सीसीई में तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो आ ही जाएगा। पूछा क्या है हमसे, ये जो स्पेसिफिक कॉग्निटिव एक्ट है, ये जो दिमागी काम है, इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट कहेंगे। फॉर लर्निंग में टीचर शामिल होता है, ऑफ लर्निंग में टीचर शामिल होता है, फीडबैक के लिए होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, ये भी लर्निंग के प्रोसेस के दौरान ही होता है, लेकिन इसमें टीचर का उतना रोल होता नहीं है। एज लर्निंग में बच्चा खुद का आकलन करता है कि आपने एक एस्से लिखा और देखा कि यार आज मेरे कितने नंबर में खुद को देना चाहूंगा अपनी राइटिंग के लिए आउट ऑफ 10, तो आप कहेंगे यार मेरी राइटिंग मुझे लगता है 7 आउट ऑफ 10 है। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, आपने खुद को नंबर दिए हैं, आपने खुद का आकलन किया है, या अपने दोस्त को कह दिया भाई बताइयो या बहन बताइयो, तो वो पीयर असेसमेंट भी असेसमेंट एज लर्निंग में ही आता है, सेल्फ असेसमेंट जिसको कहते हैं। ऑफ लर्निंग तो टीचर बाद में जब किसी काम को, जैसे आपका फाइनल पेपर होगा वो ऑफ लर्निंग है, आफ्टर द वर्क। अभी जो चल रहा है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जब आप ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब आप खुद से मॉक टेस्ट लगाते हैं घर पे और देखते हैं कितने नंबर आए, तो वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग है, क्योंकि आप खुद ही खुद का आकलन कर रहे हैं कि अच्छा मैंने यहां गलती की थी। ठीक, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में तो ये सब आ जाएगा। तो ये यहां पे पूछा जा रहा है कॉग्निटिव एक्ट क्या कहलाएगा, ये तो पूरा एक पैमाना है। सीसीई तो एक सिस्टम है, इवैल्यूएशन का सिस्टम थोड़ी पूछा है, कॉग्निटिव एक्ट पूछा है आपसे। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, लड्डू लड्डू सवाल को गड़बड़ नहीं करना है। वैसे मैं कह रही हूँ लड्डू नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी सवाल है। रूब्रिक कई लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है यहाँ, रिवीजन में काम आ जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। रूब्रिक का मतलब क्या है, अ स्कोरिंग और असेसमेंट टूल कंटेनिंग प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, एक पहले से निर्मित क्राइटेरिया है और आकलन का एक टूल है रूब्रिक, या असेसमेंट का एक टूल है जो क्राइटेरिया यूज टू इवेल्युएट अ लर्नर्स परफॉर्मेंस और वर्क, यानी एक स्कोरिंग या मूल्यांकन टूल जिसमें पहले से तय मानदंड होते हैं, पहले से एक सेट क्राइटेरिया होगा। जैसा मैंने आपको बताया सीटेट में 60 नंबर लाने क्राइटेरिया है, जिनका इस्तेमाल सीखने वाले के प्रदर्शन या काम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कि भाई आप जब टीचर कहती है वेरी गुड, आपकी कॉपी पे लिखा वेरी गुड, तो वेरी गुड का एक रूब्रिक होगा ना कि इतना अच्छा किया तो वेरी गुड, नहीं तो एक्सीलेंट, नहीं तो गुड या फेयर, ये सब जो है ये सब रूब्रिक का ही तो अंदर आते हैं, कि कोई एक सेट पैमाना होगा जिसके आधार पे गुड, वेरी गुड, शाबाश आपको कहा जा रहा है ना। तो एक पैमाना बना हुआ, एक सेट स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको रूब्रिक कहते हैं। कि इतने परसेंट मुश्किल क्वेश्चन होंगे, इतने इजी होंगे, इस तरह से जब हम कहेंगे तो इतने नंबर दिए जाएंगे, ये सब रूब्रिक के अंदर आता है जो आप ब्लूप्रिंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। 1 नंबर का सवाल आता ही है ओरिएंटेशन पे, बिल्कुल आपको पेपर जैसे सवाल देखने को मिलेंगे क्योंकि लेवल वैसा ही रखा है, सिलेबस से सवाल हैं सारे। ठीक, बताइए एक बार कि निपुणता उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देगा। निपुणता मतलब वो रेंचो याद कीजिए 3 इडियट का, मास्टरी जिसका फोकस लक्ष्य क्या है, मास्टरी है कि मुझे मास्टर बनना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, पूरे सिलेबस में जो भी है मुझे पता हो, ये जिसका लक्ष्य है, तो वो जब सक्सेस पाएगा तो वो क्या कहेगा, भाई मैंने एफर्ट किया और मुझे सक्सेस मिली, मेहनत की और आप लोग जुड़े 5.5 मिलियन लोग। ठीक, तो ये क्या है, एबिलिटी एंड एफर्ट यहां पे शामिल हुआ कि मास्टरी हासिल की किसी चीज पे,
तो इसमें जब सक्सेस मिलेगी तो आप कहेंगे एबिलिटी एंड एफर्ट से ऐसे हुआ, लक से नहीं हो गया, लक या कुछ और कोई तीसरी चीज, कोई चमत्कार से नहीं हो गया है। जिसके लिए हुआ हो उसके चमत्कार की बात वो करेगा जिसको बस परफॉर्म करना था, कि कुछ भी करके नंबर लाने थे, या फेलियर से बचना था, हे भगवान नंबर आ जाए। यहां पे मास्टरी ओरिएंटेशन में फोकस ही आपका मास्टर बनना। तो जब आप सब कुछ आपको आता होगा तो उसका रिजल्ट जो भी आएगा उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे मैंने क्षमता थी, मेरे अंदर मेहनत की मैंने, तो सक्सेस जो है एबिलिटी एंड एफर्ट की वजह से आई है। एंड फेलियर किसकी वजह से होगा? इनसफिशिएंट एफर्ट की वजह से। यानी सफलता, वो लाइन आपने सुनी होगी ना, असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से या ठीक से नहीं हुआ। तो ये वही है कि अगर सफल हुए हैं और असफलता आएगी तो अपर्याप्त प्रयास, कि आप पेपर में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने एफर्ट ढंग से नहीं किया। और अगर पास हो रहे हैं तो हाँ, मैंने पढ़ाई की है भाई, रात और दिन, या फिर मेहनत की है, बेशक लेट्स लर्न से पढ़ा हो, करियरविल कोर्स पर पढ़ा हो, कोर्स में पढ़ा हो, लेकिन एफर्ट तो आप ही का है ना भाई। 143 नंबर अगर अनुराग लेकर के आ जाते हैं, या दिशा का सिलेक्शन होता है 45 सीट में DEET+B के एग्जाम में, या KVS में उजैर जाते हैं, ये सब लर्नर्स हैं हमारे। तो ये मैं तो नहीं कह सकती कि ये मेरा एफर्ट है पूरा, एफर्ट तो उन्हीं का है, मेरी गाइडेंस हो सकती है ना। तो ये वैसा ही है कि मास्टरी ओरिएंटेशन की बात जो करेगा वो कहेगा एबिलिटी एंड एफर्ट की वजह से सक्सेस आई है। क्षमता और मेहनत, और एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, ध्यान रखिएगा, एबिलिटी को फिक्स नहीं मानना है। आज आपसे 3 सवाल हो रहे हैं, कल 30 भी होंगे, तो एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ये दिमाग में रखना है, एज अ टीचर भी और एज अ लर्नर भी, है ना। इंक्रीमेंटल है, नॉट फिक्स्ड। अगर एबिलिटी आपने फिक्स मान ली कि भाई इतना आईक्यू मिला था, अब तो इतना ही हो पाएगा, इसके ज्यादा, इसके बाहर नहीं हो पाएगा, तो गार्डनर को आप देखते हैं वो तो आईक्यू को बहुत महत्व देते भी नहीं है। तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, फिक्स नहीं है, ये मान के चलना है, ठीक। और इनसफिशिएंट एफर्ट है अगर फेल हुए हैं तो, इसको ऐसे लिख लो, सक्सेस टू एबिलिटी एंड एफर्ट, एबिलिटी एंड एफर्ट, फेलियर टू इनसफिशिएंट एफर्ट, कि ठीक से सफिशिएंट एफर्ट नहीं हुआ, जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी मेहनत हो नहीं पाई। नहीं तो इसमें आप बहाने देते रहो, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, फलाना हुआ था, ये हुआ था, उसी बैच से बहुत सारे लोग कर जाएंगे, उसी बैच से हो सकता है कुछ लोग या बहुत सारे लोग ना भी करें। सीट कम थी वो एक सही बात है, लेकिन अब आप जब जिस रेस में दौड़ रहे हो उस रेस में और मेहनत लगेगी फिर आपको, भाई आपको तो एक सीट चाहिए। तो एबिलिटी, अब यहाँ पे बाकी क्यों नहीं होंगे ये समझ लेते हैं। चलो, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों ने भी सही जवाब दिया, बाकी होंगे क्यों नहीं या हो सकते थे ये देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, बात हमने मान ली, ठीक। मास्टरी ओरिएंटेशन, एबिलिटी एंड गुड लक, गुड लक की बात मास्टरी ओरिएंटेशन नहीं करता, वो मेहनत की और मास्टरी की बात करता है कि भाई मुझे सब कुछ पता हो, एक्सेलेंस के पीछे भागना है, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। रेंचो का डायलॉग वो याद कर लीजिए, 3 इडियट वाला। तो यहाँ पे गुड लक बैड लक की बात हम पेडागोजी में नहीं करते हैं, आप पर्सनल अपने जीवन मानते हो वो एक अलग कहानी है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, बट जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आपको लक या 50 और बातें बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मान सकते हैं, हाँ यार मेरे हाथ में ये फैक्टर नहीं था, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसमें मेरी चिंता भी नहीं है, मेरी चिंता है कि मैं मेहनत करूं या अपना काम ठीक से करूं, ठीक। तो कार्य की कठिनाई यहाँ पे मैटर नहीं करती, वो टास्क डिफिकल्टी तो फिर आप अपना लेवल बढ़ाते जाओगे तो डिफिकल्ट चीजें भी आसान हो जाएंगी। बैड लक, ये लक वाले ऑप्शन से हटा दो, गुड लक, तो फिर तो बचा ही एक ऑप्शन, कुछ और बचता ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन पढ़ लेनी है, 1 नंबर में सवाल आता ही है, अचीवमेंट, गोल ओरिएंटेशन, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखीकरण। अब यहाँ पे गोल ओरिएंटेशन में 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है कि अचीवमेंट को आप किस तरह से ओरिएंट करते हैं, ओरिएंटेशन मतलब सेंटर क्या है, केंद्र क्या है किसी चीज का। तो यहाँ पे मास्टरी ओरिएंटेशन है, निपुणता उन्मुखीकरण कहते हैं इसको, जहां मास्टरी सेंटर में है, अचीवमेंट के सेंटर में क्या है, मास्टरी है, कि मुझे महारत हासिल करनी है, एक्सीलेंस के पीछे भागना है, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। कौन कह रहा है? रेंचो, 3 इडियट मूवी आपने देखी है, ठीक। तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन है कि आपको सब कुछ आता हो, जो भी आप जानने की इच्छा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन बहुत हाई है। यहाँ बात आएगी जब फेलियर अवॉइडेंस की, तो ये राजू रस्तोगी याद कीजिए कि किसी तरह से पास हो जाऊं, बस भगवान पास करा दो, या अल्लाह पास करा दो, या वॉट एवर, जीसस पास करा दो, जो भी है। यहाँ पे फेलियर को बचना है किसी भी तरह से, बस 60% नंबर आ जाएं सीटेट में, ये फेलियर अवॉइडेंस है। ये भी रेड फ्लैग है और ये परफॉर्मेंस भी रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग जो है वो मास्टरी ओरिएंटेशन है, आपको बच्चे को इसकी तरफ लेके जाना है और खुद भी कोशिश करनी है इसी की तरफ रहें। परफॉर्मेंस अप्रोच क्या है? परफॉर्मेंस अप्रोच यानी प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिविन्यास, या परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन कहते हैं इसको। ये भी गलत और ये भी गलत। परफॉर्मेंस वाला क्या है, उसको फर्स्ट आना है कुछ भी करके, परफॉर्म करना है कुछ भी करके। तो ऐसे ही लोग फिर क्या करते हैं, मान लो स्पोर्ट्स में हैं तो किसी ड्रग का यूज कर रहे हैं या कुछ चीटिंग जैसा करते हुए नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट आना है बस। तो ये परफॉर्मेंस अप्रोच है। या फिर रट्टाफिकेशन, रट के फर्स्ट आ जाए बट फर्स्ट आना है। तो तब भी यही चतुर वाला जो एग्जाम्पल है कि वो चमत्कार को भी बलात्कार को भी चमत्कार बोल रहा था, है ना। तो ये जो है रट्टाफिकेशन है, साफ साफ मूवी में आपने देखा है,
जो आपकी थ्री इडियट है। ये तीनों एग्जाम्पल हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का ये चतुर एग्जाम्पल है, राजू रस्तोगी एग्जाम्पल है फेलियर अवॉइडेंस का, और मास्टरी ओरिएंटेशन में आपका ये जो आमिर खान का कैरेक्टर है, या अभी तो खैर उन्होंने नकार दिया है, बट जैसा हम मानते आए हैं कि सोनम वांगचुक जी पे आधारित है, इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है? एन 8-year-old चाइल्ड consistently reverses letters and skips lines while reading, but her oral comprehension and logical reasoning are excellent. 8 साल की बच्ची है, पढ़ते समय कभी लाइन स्किप कर देती है, कभी रिवर्स में उल्टा पढ़ लेती है, सॉ को वॉज, गॉड को डॉग। व्हाट इज द मोस्ट साइंटिफिकली ग्राउंडेड इंक्लूसिव स्ट्रेटजी फॉर दिस चाइल्ड? इस बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे भाई आप? 8 वर्ष की एक बच्ची है, लगातार अक्षरों को उलट देती है और पढ़ते समय पंक्तियां छोड़ देती है, लेकिन उसकी मौखिक समझ और तार्किक समझ जो है वो उत्कृष्ट है, यानी लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? समन। समन किसका नाम होता है? हो सकता है, या हो सकता है आपने स्टाइल में लिखा हो समन कुशवाहा। कह रहे मैम योर चोटी इज नाइस। पढ़ लो चुपचाप से, चोटी इज नाइस। जब देखो इधर उधर की बातें, देखो एक बार, थैंक यू। देखो एक बार फटाफट से बताओ, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है बच्चे को डिसलेक्सिया है, और डिसलेक्सिया वाला बच्चा ऐसा नहीं है कि उसकी समझ में कोई दिक्कत है, एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस में भी डिसलेक्सिया पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेंटल रिटार्डेशन या कोई इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं है। ईशान अवस्थी याद कर लीजिए, तारे जमीन पर मूवी का। मेंटेन कोर एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस बट प्रोवाइड सब्सटीट्यूशन accommodations like oral test और ascribe to bypass the processing barrier। ये बात सही लग रही है हमें? 57% लोगों को सही लग रही है ये बात, बिल्कुल सही है भी। पाठ्यक्रम की मुख्य शैक्षणिक अपेक्षाओं को बनाए रखें, यानी एक्सपेक्टेशन रखनी है बच्चे से। ऐसा नहीं है कि आप, हमने डिस्कस किया कि टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे की परफॉर्मेंस पे प्रभाव डालती है, तो हाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बच्चे से। ऐसा नहीं है जो बच्चा देख नहीं सकता या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप उससे एक्सपेक्टेशन ही कम कर देंगे कि ये तो सीख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं मानना है। एक्सपेक्टेशन आपकी हाई होनी चाहिए एज अ टीचर। आपको बस मेथड देखने के उसको भी कैसे सिखाया जाए, इंक्लूड कैसे किया जाए। तो आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं या फिर एक स्क्राइब रख सकते हैं, यानी क्योंकि उसको लिखने और पढ़ने में दिक्कत होगी, पढ़ने में जिसको दिक्कत है, डिसलेक्सिया है, तो लिखने में भी दिक्कत हो ही जाएगी, है ना? तो उसको हेल्प कर रहे हैं आप, पहला तरीका सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्लेस द चाइल्ड इन अ स्पेशलाइज्ड रिसोर्स रूम ड्यूरिंग लैंग्वेज पीरियड्स। ये सेग्रीगेट कर दिया आपने, और फोनेटिक ट्रेनिंग अलग थलग कर दिया, जबको आपको सबके साथ लेकर के चलना है। एक क्लास में हर बच्चा सीख सकता है रेगुलर क्लास में, ये इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहती है। ऐसा नहीं कि रिसोर्स रूम में अलग से भेज दोगे। सिंप्लीफाई द कोर करिकुलम यूजिंग ओमिशन, कुछ चैप्टर्स ही हटा दोगे उसके लिए, बेकार की बात कि टॉपिक हटा दो, परफॉर्मेंस ये वो तो कम ही एक्सपेक्टेशन रखो उससे, गलत है। इंप्लीमेंट ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस अपने आप में नेगेटिव होता है, कल डिस्कस करेंगे टैग वर्ड्स को या कीवर्ड्स को, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस नेगेटिव होता है कि बस रट्टाफिकेशन लगवाते रहो, बार बार रिपीट कराते रहो कंफ्यूजिंग लेटर्स को। तो ये रटंत विद्या चलंत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है अपना? अभी डिसलेक्सिया पे भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अभी एक बार थोड़ा फ्लो बनाते हैं, कुछ सवाल आप सॉल्व कीजिए। डिसलेक्सिया पे एक और सवाल आएगा कहीं, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। असर्शन या अभिकथन, स्टेटमेंट ए और आर वाले सवाल आपके फेवरेट हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था। असर्शन रीजन ट्रिक भी बताई थी आपको, वो बीटीसी वाली, ठीक। ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, हर बच्चे को मौका मिलता है खेलने का, एक्सपेरिमेंट करने का और डिस्कवर करने का अपनी दुनिया को। यानी प्रत्येक बच्चे को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। अब अपना अनुभव मत लगा देना, हाँ मुझे तो मिले थे, तो आपको मिले थे तो सबको नहीं मिले थे, या मिलते हैं आज भी दुनिया में। सीरिया का सोचो जहां युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का सोचो, अफगानिस्तान में लड़कियों को कितनी मौके ही नहीं है, या इवन जहां पे युद्ध चल रहा है वहां ऐसा नहीं कि लड़कों को भी बहुत मौके हैं, लेकिन उसमें भी और स्थिति खराब हो जाती है जब जेंडर पे जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है हर बच्चे को, और या जो बच्चा भूख से मर रहा है उसको बहुत मौके मिल रहे हैं आपके बच्चे की जैसा स्कूल में ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के? तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हर बच्चे को दुनिया को एक्सप्लोर करने के मौके मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सबके लिए बचपन अलग अलग है। आपके घर का बच्चा 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में आप उसको हाथ में ग्लास देते हैं दूध का पीने के लिए, वो खुद से दूध गर्म करके नहीं पी पाता। एक बच्चा 8 साल का आपको बस में गुब्बारे बेचता हुआ मिल जाएगा या रोड साइड गुब्बारे बेचता हुआ मिल जाएगा, तो उसका बचपन और आपके घर के बच्चे का बचपन सेम नहीं है। तो बचपन सबके लिए सेम नहीं होता। रचनावादी ये कहते हैं कि चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज के द्वारा निर्मित एक कॉन्सेप्ट है। चाइल्डहुड की एज बेशक हमने बांट दी है कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष होगा, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष होगा, लेकिन वो एज बांटने के लिए ठीक है। वैसे एज अ कॉन्सेप्ट देखोगे अगर आप चाइल्डहुड को, एक
कॉन्सेप्ट के रूप में देखोगे तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। कहीं 16 साल में भी बचपन जिंदा है और कहीं 6 साल में भी नहीं है। तो चाइल्डहुड इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, जी नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ध्यान रखिएगा, ये बार बार आता है सवाल और इसमें सब फंसते हैं। सामाजिक संरचना है, ऐसा रचनावादी या कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कहते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, नहीं, सामाजिक निर्माण है। दोनों ही गलत हैं, बोथ आर फॉल्स। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? कोई सही जवाब नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। 36% लोग सिर्फ सही जवाब दे रहे हैं। इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद ए और आर दोनों गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। कि यूनिवर्सल है, ये भी गलत है। और हर बच्चे को, देखिए, ईच चाइल्ड नहीं लिखते और कहते चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटीज, यानी बच्चों को मिलती है। तो अब उसमें फिर भी एक बार को संभावना थी। जैसे ये ईच ओनली लगा देते हैं ना, तो वो थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है और कुछ भी अति का कुछ भला नहीं होता, ये मानते ही हैं, हमने सुना ही है बचपन से, है ना। तो अति वाली बात हो गई ये ईच या ओनली, तो हर किसी पे लागू होगा ऐसा कुछ नहीं दुनिया में, और स्पेशली इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चाइल्डहुड एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ये जो जिनको लग रहा है ये दोनों सही हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन ऐसे रट्टा नहीं लगाना है। देखो ध्यान रखना है, ये बोथ ट्रू तब चेक करना है। बीटीसी में क्या था, जब दोनों ट्रू हो, ए और आर दोनों ट्रू हो, तब आपको चेक करना है, थर्ड स्टेप पे जाना है। यहां जरूरत ही नहीं है थर्ड स्टेप पे जाने की, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। अब दोनों गलत हैं तो बात खत्म हो गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। दोनों ही गलत हैं, आर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 2 ईयर ओल्ड गुड्डी, पटाखा गुड्डी नहीं है, नॉर्मल गुड्डी है, आपके आसपास एनवायरमेंट में स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। कभी वो मूवी हाईवे से याद आ गई हो आपको, आलिया भट्ट का किरदार, वो उसकी बात नहीं चल रही है। 2 ईयर ओल्ड गुड्डी, 2 साल की बच्ची है, सिर्फ एज पे ध्यान दीजिएगा, 2 साल की है। 2 ईयर ओल्ड गुड्डी कॉल्स एवरी फ्लाइंग काइट अ बर्ड। हर उड़ती हुई पतंग को, अभी 15 अगस्त पे पतंग उड़ती हुई देखी होगी आपने, तो मान लो 2-3 साल का एक बच्चा है, वो हर पतंग को कहता है काइट, ये पक्षी है, बर्ड है, मतलब हर एक काइट को कहता है कि बर्ड, ठीक। तो 2 साल की गुड्डी हर उड़ने वाली पतंग को पक्षी कहती है, क्योंकि उसका मानसिक ढांचा यह तय करता है, यानी उसका स्कीमा ये कहता है कि उड़ने वाली छोटी चीजें पक्षी होती हैं। अब मनोवैज्ञानिक ढांचे के अनुसार कौन सा उसकी संज्ञानात्मक स्थिति का वर्णन करता है? कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? सिर्फ 55%। इससे आसान सवाल धरती पर नहीं बना है, कि ये रिपीटेडली पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। एक सवाल आता है कि सीता एक बच्ची है, आया हुआ सवाल है, मैं आपको बता रही हूं। सीता एक बच्ची है जो दाल चावल मिक्स करके खाना सीख गई है, ये एसिमिलेशन है। दाल भी पता था, चावल भी पता था, मिक्स करके खाना सीख गई है, खत्म। तो यहां पे बच्चे को बर्ड भी पता है, बर्ड ही पता है, मैं तो ये कहूंगी। अब यहां पे वो कह रहा है कि कोई भी उड़ने वाली चीज, यानी काइट को बर्ड कहा है, तो इसका मतलब जो उसने एसिमुलेट किया था, दिमाग में सेव किया था, वो बताया है। अभी तब तक डिसइक्विलिब्रियम नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, तब तक डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा, असंतुलन नहीं आएगा। और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तब जाके वो एकोमोडेट करेगी। अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि उड़ती हुई काइट को, यानी पतंग को, बच्ची पक्षी कहती है, और किसी ने बताया कि बेटा ये पक्षी नहीं ये पतंग है, तब वो एकोमोडेट करती। अभी तो उसको जितना पता था, जो उसके दिमाग में स्कीमा में इंफॉर्मेशन सेव्ड थी, यानी एसिमुलेट जो किया हुआ था, जो आत्मसातीकरण उसने किया हुआ था, उसी के बेसिस पे उसने कह दिया। भाई मान लो अगर मुझे लगता है ये पेन है, लेकिन ये एक कैमरा निकले, तो मैंने तो पेन ही कहा इसको, बेशक ये कैमरा था। भाई जब तक बच्चे ने बिल्ली को भी एक छोटा डॉग कह दिया, मान लो, क्योंकि उसको कुत्तों के बारे में ही पता था, तो एक छोटी सी बिल्ली देखी जो थोड़ी साइज में बड़ी थी बिल्ली के हिसाब से, तो उसने कहा ये एक डॉग है। तो उसने एसिमुलेशन को दर्शाया। जब वो चेंज करेगी कि नहीं बिल्ली अलग होती है कुत्ता अलग होता है, जब वो चेंज करे कि पक्षी अलग होता है काइट अलग होता है, तो एकोमोडेशन आएगा। समझ रहे हो? तो आत्मसातीकरण, इसमें एकोमोडेट तो कुछ किया ही नहीं। एकोमोडेट के लिए मॉडिफाइड लिखा हुआ आपको ज्यादातर नजर आएगा, या एग्जिस्टिंग स्कीमा में परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी, मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, ये सब लिखा होगा। एनिमिज्म तो निर्जीव को सजीव समझने वाली बात है, निर्जीव को सजीव समझने वाला एग्जाम्पल नहीं है ये। अगर ऐसा होता तो वो कहती कि ये पतंग को चोट लगी होगी अगर नीचे गिरी है, तो कुछ ऐसा होता। एसिमुलेशन में साफ साफ होता है कि वो निर्जीव को सजीव समझ रही है। यहाँ कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन यानी इमेज के माध्यम से कुछ समझ रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये थियरी वैसे भी आपकी ब्रूनर की है, यहाँ इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं, पियाजे का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एसिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चलिए कोई नहीं, इस वाले क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, आसान सवाल गलत नहीं करने। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। यानी ये जो नैतिक तर्क हर एक स्टेज पे यूज होता है, मॉरल रीजनिंग, मॉरल थिंकिंग कहते हैं इसको, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी में। तो ये आपको पढ़ना है और पता लगाना है कि बच्चा किस लेवल पे है इसकी मॉरल रीजनिंग के हिसाब से,
क्योंकि मॉरल रीजनिंग तय करेगी कि किस स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो। यानी होल ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। लास्ट स्टेज, सिक्स्थ स्टेज, थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स। खुद के द्वारा निर्मित सिद्धांत हैं कि मुझे ऐसा लगता है। जस्टिस यानी सबके साथ जस्टिस। ऐसा नहीं है कि समाज में, मान लो एक समय पे सती प्रथा जो है समाज में ठीक रही होगी, नियम था, लेकिन कुछ लोगों को लगा, या राजा राम मोहन रॉय को लगा कि इसको बदला जाना चाहिए, कि ये जस्टिस नहीं है, ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन के खिलाफ गलत हो रही हैं चीजें। तो यहां पे जब, या दास प्रथा फॉर दैट मैटर, तो किसी को तो लगा होगा ना जो प्रिंसिपल्स उसके खुद के बनाए हुए हैं जो जस्टिस पे आधारित है या ह्यूमैनिटी पे आधारित हैं। तो ये सिक्स्थ स्टेज है और लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल में, यूनिवर्सल एथिकल स्टेज है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिएगा। बोलते बोलते भी थक जाती हूँ यार आजकल। देखिएगा, हिंदी पेडागॉजी भी करेंगे भाई, इसी हफ्ते करेंगे, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम विच डेफिनेशन मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स द पेडागॉजिकल एक्ट ऑफ रीडिंग। यानी रचनावाद के अनुसार रीडिंग का क्या मतलब है? सिंपल, ये आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी में भी पूछ सकता है। पढ़ने से आपका क्या मतलब है? जब आप रचनावाद की बात करेंगे तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे, और पढ़ने से क्या मतलब है बताओ फटाफट। द कॉग्निटिव एबिलिटी टू फ्लुएंटली डिकोड ग्राफीम्स इनटू फोनीम्स। ग्राफीम्स जो लिखे हुए शब्द हैं आपके, इनको आप ग्राफीम कह रहे हो, जो देख करके आप चित्र कह लीजिए, यार जो लिखा हुआ है उसको ग्राफीम है। इनटू फोनीम्स, फोनीम क्या? साउंड, यानी लिखे हुए को साउंड में कन्वर्ट करना। तो आप कहोगे हाँ ऐसे ही तो होता है। नहीं, सिर्फ पढ़ पाना भी रीड करने को नहीं कहते हम। रीड का मतलब है समझ पाना, मीनिंग मेकिंग कर पाना, अर्थ निर्माण कर पाना। सिर्फ जरूरी नहीं आप किसी चीज को पढ़ देते हो पूरा, लेकिन आपको उसका मतलब कुछ समझ ना आया हो, तो उसको पढ़ना नहीं कहेंगे। ठीक है ना, मीनिंग मेकिंग इंपॉर्टेंट है। बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, रचनावाद में आप साफ साफ जानते हैं। द मास्टरी ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स एंड सिमेंटिक मार्कर्स एक्यूरेटली रिसीव द ऑथर्स एग्जैक्ट मैसेज। यानी मास्टरी होनी चाहिए सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स पे, यानी स्ट्रक्चर ठीक हो, और सिमेंटिक मार्कर्स पे एक्यूरेटली रिसीव कर सके ऑथर के एग्जैक्ट मैसेज को। अब यहीं पे प्रॉब्लम है कि ये बाकी दोनों बातें ठीक थी कि भाई स्ट्रक्चर भी ठीक हो, मीनिंग भी समझ में आए, लेकिन एग्जैक्ट मैसेज, हर व्यक्ति का अपना एक कंस्ट्रक्टेड मीनिंग हो सकता है। आप सब, अगर 5 लोगों ने एक कविता पढ़ी है, जरूरी नहीं सब सेम सोचें। एक गाना आप सुनते हैं तो 5 लोग 5 अलग अलग चेहरों को इमेजिन करते हैं। समझ में आ रही है बात? खूब आ रही है आपके समझ में ये बात। तो इसका मतलब क्या है, उस गाने का अर्थ, उस कविता का अर्थ मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ हो सकता है। तो अपने इंडिविजुअल मीनिंग भी होते हैं कई बार, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सटीक वर्ड होगा इसमें, मीनिंग तो मेक करना है यहाँ। A dynamic transaction where the learner interrogates and constructs meaning using prior social cultural experiences। एक गतिशील लेनदेन जहां शिक्षार्थी अपने पूर्व सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों का, भाई रीडर अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर से रिलेट करके एक मीनिंग मेकिंग करेगा, जो उसके दिमाग में उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पे चीजें होंगी, उस बेसिस पे समझेगा। भाई आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में इमेजेस वैसी वैसी आती हैं जैसे आपने अनुभव लिए हैं। तो यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो वो ऑप्शन बेस्ट होता है। अगर आप पेडागॉजी में कहीं भी फंसे तो ये एक बेसिक सा फंडा है, इसको आप बिल्कुल गांठ बांध सकते हैं कि जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेहतर है। सिंपल, जहां भी आप फंस रहे हो। द केपेबिलिटी टू आर्टिकुलेट प्रिंटेड टेक्स्ट अलाउड विद एप्रोप्रिएट इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। आप बहुत अच्छे उच्चारण से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, अच्छे प्रवाह से पढ़ रहे हैं, फ्लुएंसी से पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रीडिंग में, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं है। बट आपको समझ में आया नहीं चैप्टर, तो कितने भी सुंदर पढ़ लिया आपने सुर लगा करके, कितना भी सही प्रोनाउंसिएशन कर लिया, उच्चारण सही है, मतलब समझ नहीं आया तो क्या फायदा हुआ, है ना। तो मीनिंग मेकिंग, थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, जहां बच्चा अपने अनुभव के आधार पे उसका मीनिंग बना रहा है, तब उसको कहेंगे एक्चुअल में पठन हो रहा है या रीडिंग है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादियों के अनुसार जो बच्चे को एक्टिव रखते हैं। अब असर्शन रीजन का एक और सवाल देख लीजिए। एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अच्छी होती है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नेगेटिव है। ये हम कल कीवर्ड्स में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। नहीं भाई, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को तो सेंटर में रखा ही जा रहा है।
तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अच्छा है कि अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के अनुसार बच्चों की नीड के हिसाब से पढ़ाना। तो ये डिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं बच्चों में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों की नीड को समझते हुए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये कह रहे हैं नहीं ये नहीं करते हैं, गलत है ये बात। इंक्लूजन इज अ पॉलिसी दैट स्ट्रेसेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स। नहीं भाई, डिफरेंट लर्निंग गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे की नीड अलग हो सकती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा तो आप स्पोर्ट्स के लिए उसके गोल्स तय करेंगे ना, या ना कि सिर्फ पढ़ाई वाले या एकेडमिक्स के लिए। सेम मेथड से पढ़ाओ सबको, बेकार की बात, दोनों ही गलत हैं। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 75% लोग। बहुत खुशी हुई मुझे, नहीं तो मैं अभी रो देती अगर आप ये क्वेश्चन भी गलत कर देते इतना समझाने के बाद। ए और आर दोनों ही गलत हैं, फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9? देखिएगा, टू डिसमेंटल द हिडन करिकुलम, to dismantle the hidden curriculum that reinforces gender stereotypes, which pedagogical action is the most sound? लैंगिक रूढ़ियों को सुदृढ़ करने वाले, इसको हम अदृश्य भी कह सकते हैं, छिपे हुए पाठ्यक्रम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अप्रक्षय या व्हाटएवर, इसका हिंदी में एक अलग से मतलब होता है, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ वो टर्म, अभी आया था, अप्रछन्न, अप्रछन्न बोलते हैं आई थिंक, पाठ्यचर्या। यानी हिडन मतलब इनडायरेक्ट, जो सामने सामने, जो कोवर्ट हो यानी छिपा हुआ हो। ओवर्ट होता है जो साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन उस सिलेबस को पढ़ के आप क्या सीखेंगे इनडायरेक्टली, वो हिडन में चला जाएगा। ठीक, तो हुए पाठ्यक्रम को खत्म करने के लिए कौन सी शैक्षणिक कार्यवाही सबसे सही है? बताइए। हिडन करिकुलम से जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिल रहा है। हिडन करिकुलम से अच्छी चीजें भी हो सकती हैं कि आपने अपने टीचर को देखा कि वो अपने जो लैब बॉय हैं या जो पियोन हैं स्कूल के, उनसे अच्छे से बात करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये चीजें भी अच्छे से सीख सकते हैं। इनडायरेक्टली आपने सीख लिया, है ना, ये हिडन है, लिखा नहीं हुआ कहीं। ऐसे ही आप किताब में जब आप देखते हैं कि स्टीरियोटाइप का उदाहरण है कि 2 आदमी किसी काम को मिलकर के जितने दिन में करते हैं, 4 औरतें उतना काम कर पाती हैं डबल टाइम में। यानी ऐसे एग्जाम्पल्स अगर किताबों में हैं जहां महिलाओं को कमजोर या फिर ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया जा रहा है कि महिला है यानी विमेन है तो उनको डॉक्टर या टीचर के रूप में दिखाया जा रहा है, नर्स के रूप में दिखाया जा रहा है, आपकी बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल हैं। और जो मेल्स हैं उनको पायलट या एडवेंचरर या स्पोर्ट्स में दिखाया जा रहा है, या इंजीनियर्स दिखाया जा रहा है। तो ये स्टीरियोटाइप है जो किताबों में हिडन करिकुलम का हिस्सा बन जाएगा, कि इनडायरेक्टली बच्चे स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रही है ये चीज। आजकल एनसीईआरटी बहुत ध्यान देता है इस चीज पे। आजकल आप देखेंगे तो बहुत कम जगह पे आपको कहीं नजर आएगा, मुश्किल से, नहीं तो लेटेस्ट सिलेबस में या ईवीएस की किताब में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो जैसे एस्ट्रोनॉट के केस में कल्पना चावला का, सुनीता विलियम्स का उदाहरण, तो वो चैलेंज करती हैं वो किताबें, जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती हैं, ना कि हिडन करिकुलम को बढ़ावा देती हैं। बट पहले ऐसा होता आया है, या कई जगहों पे हो सकता है आज भी हो, कि किताबों में ऐसी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती हैं। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? फोर्सिंग बॉयज टू परफॉर्म ऑल ट्रेडिशनली डोमेस्टिक टास्क एंड गर्ल्स टू परफॉर्म ऑल हैवी लॉजिस्टिकल टास्क। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो घर के काम अगर लड़कियों को आज मिले हुए हैं तो उनको रिवर्स कर दो रोल्स को। रोल्स रिवर्स करना जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करना नहीं होता, रोल्स फ्लेक्सिबल करना जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करना है। समझ रहे हो दो चीजों में अंतर? अभी आप अगर बात करेंगे जेंडर रोल और स्टीरियोटाइप में क्या अंतर है, तो अभी उस पर चर्चा कर लेते हैं। बेसिक सा अंतर है, आपको यहां सिंपल ध्यान रखना है कि आपको जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, कि ये नहीं है कि मम्मी ही घर में सिर्फ झाड़ू लगा सकती है, झाड़ू कोई भी लगा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। जेंडर रोल्स क्या है? जेंडर रोल्स होते हैं समाज के आपसे एक्सपेक्टेशन। स्टीरियोटाइप बाद में, ये रोल्स अगर इनमें बायसनेस है तो ये स्टीरियोटाइप की तरफ चले जाते हैं, या इनमें रिजिडिटी अगर जेंडर रोल्स में होगी कि नहीं ये काम तो यही करेगा या ये महिलाएं करेंगी, बच्चे का ध्यान तो सिर्फ मम्मी ही रखेंगी, तो ये जेंडर रोल फिक्स कर रहे हो आप। जैसे ये रिजिड होगा तो स्टीरियोटाइप बन जाएगा, एक टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट हो रहा है फिर स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप क्या है? वो चीजें जो चली आ रही हैं सदियों से या काफी लंबे समय से और फिक्स मान ली गई हैं, बिलीव्स हैं वो, कि मान लिया गया है कि लड़के रोते नहीं है, ये भी स्टीरियोटाइप है ना। तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्धता, बायस का मतलब है किसी भी एक तरफ झुके हो ना, चाहे वो महिलाओं की तरफ हो चाहे पुरुषों की तरफ हो। ठीक, तो स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता, ये जो चला आ रहा होगा ट्रेडिशनली चला आ रहा है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है।
या वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती, ये स्टीरियोटाइप है। इसमें सामाजिक कारण हो सकते हैं बहुत सारे। अगर आप ऐसे एग्जांपल्स देख भी रहे हैं कि लड़कियां मान लो ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रही हैं या वॉटेवर, तो उसमें सामाजिक कारण बहुत सारे होंगे कि उनको मौके कितने मिले, या ये मान लिया जा रहा है कि जन्म से ही पुरुष जो है वो मजबूत हैं। इसमें डिपेंड करेगा ट्रेनिंग कैसी मिली, न्यूट्रिशन कैसा मिला। नहीं तो आपके सामने फिर आपके कर्नम मल्लेश्वरी जैसे उदाहरण है जो 130 किलोग्राम वजन उठा रही हैं। मैरी कॉम का मुक्का खा के देखिए, जिसको लगता हो कि महिलाएं कमजोर हैं, है ना। तो ये यहाँ पे इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अगर ऐसा समाज में दिख भी रहा है तो। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो बिलीफ्स हैं। ये मान लेना कि किसी जेंडर के आधार पर कोई कमजोर या मजबूत होगा, या कुछ मान के ही बैठे हो आप बिना साइंटिफिक एविडेंस के। यहां पे अगर आप देखोगे रोल्स क्या है, रोल्स है एक्सपेक्टेशन कि महिलाएं घर पे महिलाएं बच्चों का ध्यान रखें, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही ध्यान रखें। रोल्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए समाज में, नहीं तो वो स्टीरियोटाइप्स में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? एनीवे, चलो खैर अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहानी है। तो ये जो एक्शन कौन सा लिया जाए, पेडागोजिकल एक्शन, जिससे जेंडर स्टीरियोटाइप, एक ऐसा करिकुलम जो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या तरीका होगा। तो ये तो नहीं कर सकते कि रूल्स रिवर्स कर दो कि पुरुषों को कहो तुम घर में रहो, महिलाएं काम करेंगी। उल्टा नहीं करना है, बदले नहीं लेने हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अडॉप्टिंग एन अप्रोच दैट एक्टिवली इग्नोर्स एनी फिजियोलॉजिकल और सोशलाइजेशन डिफरेंसेस टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। यानी समाज और फिजियोलॉजी के महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं और पुरुष जो हैं वो अगर थोड़ी स्ट्रेंथ का काम है या और कुछ चीजें हो सकती हैं, बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं बेसिकली अगर कहें, तो इस अंतर को खत्म कर दो। ये तो पॉसिबल नहीं है और ना होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी का, है ना, कि अगर शॉर्ट जो आपका शॉर्ट पुट होता है ना, उसको वही बोलते हैं गोला फेंक, तो उसमें आपका जो महिलाओं के लिए वेट है गोला फेंक का और पुरुषों के लिए वेट है, उसमें डिफरेंस होता है। अब ये इक्विटी है, यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये कहो कि फिजियोलॉजिकली जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं वो गलत हो गए। तो डिफरेंसेस होने का मतलब ये नहीं है कि भेदभाव हो जाए या जो चीज साइंटिफिकली ट्रू नहीं है उससे जेंडर रोल को फिक्स कर दो। ठीक, एनीवे, थर्ड ऑप्शन देखिएगा, इनिशिएटिंग क्रिटिकल डायलॉग विद स्टूडेंट्स रिगार्डिंग व्हाई ईवीएस टेक्स्ट बुक्स प्रीडोमिनेंटली डिपिक्ट मेन एज फार्मर्स एंड वुमेन एज कुक्स। इस बात पे चर्चा करना कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि करिकुलम से दिमाग में बच्चे के अपने आप सेट ना हो जाए कि महिलाएं तो खाना बनाती हैं किचन में, और जो एड्स आते हैं कि कपड़े धोने वाले एड में सिर्फ महिलाएं हैं, तो फिर वो सलमान खान को भी लाया बीच में, घड़ी वड़ी जो भी कितने सारे तो आते हैं ना, वो टाइड वाइड जिसके भी एड में आते थे। ठीक, तो यहां पर आप ये डिस्कशन जब क्लासरूम में कराओगे तो क्या होगा, ये स्टीरियोटाइप नहीं बन पाएगा। ये जो हिडन करिकुलम कुछ चीजें इनडायरेक्टली मान ली जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्रोवाइडिंग स्पेशल कॉम्पेंसेटरी प्रिविलेजेस एंड लोअर्ड एकेडमिक बेंचमार्क एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। लड़कियों का हो तुमको तो 20 नंबर पे पास कर देंगे, लड़के होंगे 30 नंबर पे। ये एक्सपेक्टेशन कम नहीं करनी है जेंडर के आधार पे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे थे जवाब? 51% लोग। चलिए, हिडन मतलब इनडायरेक्ट, हिडन का मतलब है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक प्रगतिशील कक्षा में या छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों का मूल्यांकन यानी उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए या आकलन कैसे किया जाना चाहिए, बताइएगा। इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। नहीं भाई, मूल्यांकन हमें मदद करता है ये जानने में कि कितना सीखा है, कैसे सीखा है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा थोड़ी असेसमेंट की या जांचने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। नहीं भाई, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग अगर यानी सीखने सिखाने के दौरान आकलन हो रहा है, जैसे आप पोल में जवाब भी दे रहे हैं, तो ये आकलन का तरीका है साथ साथ, तो ऐसा थोड़ी ये बाधा बन रहा है, तो हेल्पफुल होगा। तो ये कोई बाधा नहीं है शिक्षण की प्रक्रिया में। थर्ड ऑप्शन है, इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। देखो, बच्चे को लेबल करना, हाई रैंक, फर्स्ट सेकंड, ये वो नॉन अचीवर हैं, ये फेल होते हैं, है ना, या डी सेक्शन में सबसे खराब बच्चे होंगे, ये सब लेबलिंग नेगेटिव है। ये चाइल्ड सेंटर्ड तो बिल्कुल नहीं है। बच्चा सेंटर में होगा, बच्चा एक्टिव होगा, वो ऑप्शन सही है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कह सकते हो कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग आपका आकलन हो रहा है, जैसे कि अभी हम साथ साथ चल रहे हैं। is very important since it gives insights into children's understanding and helps the teacher
टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। भाई आप जब पोल में जवाब देते हैं तो आपका आकलन भी हो रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, साथ साथ जांच भी हो रही है आपकी। मुझे पता लग जाएगा किस क्वेश्चन में आप सबसे खराब जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब मुझे वो और समझाने की जरूरत है। तो टीचर को फीडबैक मिलता है और अपने मेथड पे विचार करने का मौका मिलता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या, ये समझ में आ रहा है, तो कौन से एग्जांपल्स यूज करने हैं। तो टीचर को फीडबैक मिलता है, इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेंटर्ड में, क्योंकि बच्चे के आकलन से पता लगेगा ना कितना सीखा है, कैसे सीखा और कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे उनको समझाने की जरूरत है और नए मेथड से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू स्वाइप एट अ हैंगिंग टॉय विद देयर एंटायर आर्म, पूरी आर्म का प्रयोग कर रहा है बच्चा। बिफोर लर्निंग टू ग्रेस्प अ स्मॉल ब्लॉक यूजिंग ओनली देयर थंब एंड फोर फिंगर, यानी पहले बच्चा जो है, मान लो ये पेन है तो इसको पूरे दोनों हाथों से पकड़ेगा, एक कप भी दोगे तो दोनों हाथ से पकड़ के ले जाएगा, बाद में एक उंगली और अंगूठे का प्रयोग करके इसको पेन को उठाया जा सकता है। तो ये नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से सीमाओं की ओर, शोल्डर पे, आर्म्स पे, फिर हैंड और फिंगर मसल्स पे कंट्रोल आना, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं इसको। 56% लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, क्रॉस टू फाइन भी कह सकते हो, है ना, केंद्र अभिमुख बोलते हैं। सेफेलोकॉर्डल होगा हेड टू टो, पहले सर संभालना सीख रहा है, फिर धड़ संभालना सीख रहा है, तब होगा वो हेड टू टो। जनरल मस्कुलर कंट्रोल की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, सीक्वेंशियल यूनिफॉर्मिटी की कोई बात नहीं हुई है। अब सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल पे ये डेवलपमेंट की डायरेक्शंस हैं दोनों। एक सवाल आ जाता है, ये आप बाद में समझ लीजिएगा जब पीडीएफ आपको मिलेगा, ऐसे मतलब पढ़ने के लिए याद रहेगा। सेफेलोकॉर्डल में सर से पैर की ओर, सिर से पैर, हेड टू टो। लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं कि पहले बच्चे का सर पे कंट्रोल आता है। अगर छोटा बच्चा है मान लो 15 दिन का भी, तो आप उसके सर पे सपोर्ट देके उठाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी सर पे कंट्रोल नहीं आया है, सर संभालना नहीं सीखा है। तो पहले सर पे कंट्रोल आएगा, फिर गर्दन पे, फिर आपका ये जो टॉर्सो है इस पे कंट्रोल आएगा, देन पैरों पे खड़ा होना वो बाद में सीखेगा, पहले ऐसे घिस घिस के चलना सीखेगा, क्रॉलिंग करेगा। तो वो हेड टू टो जा रहा है, इसको सेफेलोकॉर्डल दिशा कहते हैं। ये डायरेक्शन है, विकास की दिशा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल है, पहले शोल्डर पे कंट्रोल आ रहा है, फिर आर्म्स पे आता है यानी बाहों पे, फिर रिस्ट पे आएगा आपकी कलाई पे, फिर हैंड पे आएगा और तब फिंगर्स पे आएगा। तो आप देखते हैं वो चीजों को उठाना या पकड़ना पहले सीख लेता है, लिखना बाद में सीखेगा। क्यों? क्योंकि अभी हैंड से फिंगर्स की तरफ जा रहा है जो कंट्रोल है या जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत भी कहते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो सर से शुरू होता है एट द हेड और टो पैर के अंगूठे पे खत्म होगा, लंबवत। इसको नियर टू फार कह देते हैं, क्योंकि नियर किसके? बॉडी के सेंटर के नियर। तो शोल्डर आपके सेंटर के नियर है, आपका हार्ट या आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के सेंटर यानी केंद्र के नियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वाइगोत्स्की एंड पियाजेस थियरी। वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करना है इन चार ऑप्शंस में से कि मेन डिफरेंस क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की की थियरी में। फटाफट से बताएंगे बिना परेशान हुए। और इसमें सही जवाब काफी लोग दे रहे हैं, नहीं गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग सब, 57% लोग। चलो ट्राई करो, अभी जवाब दो, कोशिश करो। देखिएगा ये जानबूझ करके कंफ्यूजिंग बनाया गया है सवाल। देखिएगा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मुख्य अंतर किसमें? पियाजे और वाइगोत्स्की की थियरीज में। दोनों रचनावादी, इनमें समानताएं बहुत सारी हैं, ध्यान रखिएगा। पियाजे और वाइगोत्स्की में सिमिलैरिटीज, बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। एक चीज बिल्कुल अलग है, वो है लैंग्वेज एंड थॉट पे उनका विचार। आते हैं, समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दोनों में से जो भी हो, यह समझना कि अधिगम एक सरल या जटिल प्रक्रिया है। अब यहां पे ये मैटर ही नहीं करता कि सरल है कि जटिल है, क्योंकि यहां पे इन्होंने कह दिया है कि सरल जटिल वॉट एवर इट इज, बट ये दोनों एक तरह से देखते हैं या नहीं? तो एक तरह से देखते हैं, लर्निंग को एक्टिव मानते हैं, बच्चे को एक्टिव मानते हैं, वो सीखने को एक्टिव मानेंगे क्योंकि रचनावादी हैं दोनों। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज एक्टिव एंड पैसिव लर्नर्स, एक्टिव माने चाहे पैसिव माने, बट सेम मानते हैं दोनों। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है भाई, सक्रिय निष्क्रिय दोनों लिखा हुआ है, कुछ एक तो लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम है, वॉट एवर इसमें जो भी सही हो, लेकिन दोनों सेम मानते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, ये बात एकदम पक्की है। जो रिश्ता है विचार और भाषा का, थॉट एंड लैंग्वेज का, उसमें दोनों बिल्कुल अलग सोचते हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे। भाषा और विचार के बीच में जो संबंध है, इस पे दोनों वेरी करते हैं या अलग मानते हैं, डिफरेंस है इसमें। द कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, भाई दोनों मानते हैं कि बच्चा एक्टिव है, मीनिंग मेकिंग अर्थ निर्माण करके सीखता है,
एक्टिव रह करके सीखेगा। वाइगॉत्स्की समाज को ज्यादा महत्व देंगे, पियाजे एक्टिविटी को ज्यादा महत्व देंगे, लेकिन पियाजे भी सोशल समाज को महत्व देते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देते, वो 4 फैक्टर्स में से आता है। लेकिन थॉट एंड लैंग्वेज पे ही बिल्कुल अलग समझते हैं। वाइगॉत्स्की बायोलॉजी को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, जेनेटिक्स को, पियाजे जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, जनरली जब सवाल आता है तो लैंग्वेज एंड थॉट में इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उस पे आता है। देखिए पियाजे की अगर हम बात करें, पियाजे एक तरफ लिखो और दूसरी तरफ लिखो वाइगॉत्स्की। जल्दी में मत रहा करो, पढ़ने आते हो जब, वैसे तो आप लोग नहीं रहते हो, मैं फिर भी सलाह दे रही हूं, है ना, कि जल्दी में नहीं रहना है, क्योंकि ये लिख करके समझना हमारे दिमाग तक जाती है बात। मैं चाहती तो यहाँ पे इमेज लगा सकती हूँ हर जगह पे, इमेज में जान करके अवॉइड करती हूँ कई जगह पे, क्योंकि हम जैसे पढ़ते आए हैं सालों से या बचपन से, उसमें लिखने का अपनी एक भूमिका है, दिमाग में चीजें धीरे धीरे जाती हैं, सेट होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहां पियाजे की, तो पियाजे कहते हैं थॉट से यानी विचार पहले आता है, थॉट से लैंग्वेज, पहले विचार आता है, बाद में उस विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा आती है आपके पास। बात तो सही है। तो थॉट प्रोसीड करता है यानी पहले आता है, और डिटरमिन भी करता है, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट, निर्धारित भी करता है कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे आप, या भाषा क्या प्रयोग करेंगे। ये पहले दिमाग में जो सोचा होगा उसी आधार पर तो भाषा का इस्तेमाल होगा। तो डिटरमिन, थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमिन्स इट, मतलब निर्धारित भी करता है। थॉट, विचार भाषा से पहले भी आता है और इसको निर्धारित भी करता है, किसको, भाषा को। ये पियाजे कहते हैं। वाइगॉत्स्की इसका उल्टा नहीं कहते, वो अलग कहते हैं। वो कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज पैरेलल चलते हैं, थॉट और लैंग्वेज पैरेलल चलते हैं, यानी समानांतर चलते हैं जीवन के शुरुआती सालों में, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं 3 साल के बाद। तो इस पे ये अलग सोचते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि पियाजे ने कहा है पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, तो इसका उल्टा नहीं है कि वाइगॉत्स्की ने कह दिया कि भाषा आएगी और फिर विचार बाद में आएगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उल्टा नहीं कहा। उन्होंने कहा है विचार और भाषा दोनों साथ साथ चलते हैं, एक समय के बाद मर्ज हो जाते हैं दोनों एक दूसरे में, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि विचार और भाषा पे इनका मन मुटाव है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है। अ 5-year-old child is talking aloud to himself, खुद से ही बात कर रहा है, 5 साल का बच्चा है। While trying to assemble a difficult jigsaw puzzle, एक पजल सॉल्व करते समय खुद से बात कर रहा है, अरे ये ब्लू वाला यहां जाएगा, रेड वाला यहां आएगा, वो पजल नहीं होता क्यूब, देखा होगा आपने, उसको सॉल्व करते समय खुद से बातें कर रहा है, 5 साल उम्र है। 3 से 6 वर्ष में कौन सी स्पीच आती है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, प्राइवेट स्पीच, ठीक। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस स्पीच, और ये खुद से बात करने का फंक्शन क्या है, उद्देश्य क्या है, खुद को गाइड कर पाना, दिशा दे पाना, कि भाई आप जब खुद से बोल बोल के पढ़ रहे हो तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन। तो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉग्निटिव ईगोसेंट्रिज्म, ये बात तो पियाजे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म की, वाइगॉत्स्की तो कहते नहीं ये बात, वो तो प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं, निजवाक। इट इज अ बिहेवियरल मैकेनिज्म यूज्ड टू सीक रीइंफोर्समेंट, की बात होगी ही नहीं, ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की करेंगे। रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनकी बातें नहीं करते पियाजे वाइगॉत्स्की, ये बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं। स्किनर करेंगे इसकी बात कि गुड, वेरी गुड, शाबाश करके मोटिवेट करना है, वो कहेगा बच्चे, पियाजे वाइगॉत्स्की कहते हैं बच्चे अपने आप एक्टिव हैं, वो करके सीखते हैं। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात नहीं चल रही है। इट इज कॉग्निटिव टूल, ये पूरे सीटेड में आपके काम का नहीं है कुछ, बस लैंग्वेज सीखने में एक जगह पे आ जाता है। इट इज अ कॉग्निटिव टूल यूज टू प्लान, गाइड एंड मॉनिटर हिज ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहा है, एक संज्ञानात्मक व्यवहार है या उपकरण है, एक टूल है खुद से बात करना, जिससे वो खुद को डायरेक्शन दे पाएगा, ठीक। इसमें 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब सही है। इट इज एन अटेम्प्ट टू वोकलाइज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फालतू की बातें हैं ये, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शंस हैं। थर्ड ऑप्शन ही एकमात्र सही ऑप्शन है। ये आप रिवीजन के लिए पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। वाइगॉत्स्की ने 3 प्रकार की स्पीच बताई है। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, जब बच्चा दूसरों से बात करना सीख जाता है जन्म से 3 वर्ष के बीच में। प्राइवेट स्पीच, जब वो खुद से बोल बोल के बातें करता है, कोई गेम खेलते हुए खुद को दिशा देता है, जिसको पियाजे ने ईगोसेंट्रिक कहा है, अहम केंद्रित कहा है, ये 3 से 6 वर्ष या 7 वर्ष। इनर स्पीच जो है ये 7+ ईयर्स में आती है, जब आप खुद से मन में बातें करने लगते हैं, जब दूसरों से बातें करना सीखते हैं, सामाजिक वाक, सोशल स्पीच जन्म से 3 वर्ष या 2 वर्ष के आसपास आ जाती है। फिर प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष, और 6+ या 7+ में साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है, खुद से मन में बातें करना सीख जाता है, बाहर खुद से बातें कर रहा है बोल बोल के, तो प्राइवेट है ना। और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा टूल है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है। वही लैंग्वेज के माध्यम से तो मैं और आप भी अभी सीख पा रहे हैं ना, ठीक है इतनी बात। चलिए फटाफट से बताइएगा, आज थोड़ी बोलने में दिक्कत है, मैं डेंटिस्ट के पास गई थी।
देखना एक बार। अभी सैटरडे तक ऐसे काम चलाना है। देखो एक बार, 14th क्वेश्चन है, children often come up with their own explanations of events around them on being probed as to why does it rain। भाई बारिश क्यों होती है, इस पे सब बच्चों की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, छोटे बच्चे हैं। सिया सेज गॉड वाज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर्स। इस तरह का सवाल आया हुआ भी है एक, कि बच्चे अक्सर अपनी आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्याएं लेकर के आते हैं कि बिजली क्यों कड़की, बारिश क्यों आई, तो उनके पास अपने रीजंस हैं। तो सिया एक बच्चे, वो कहते हैं भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ले जाते थक गए थे, या रखते हुए थक गए थे, या उनको गुस्सा आ रहा था तो इसलिए धूप तेज निकाल दी आज, या बारिश इसलिए कर दी क्योंकि वो उनसे बाल्टियां अब उठाई नहीं जा रही थी। ये क्या है, बच्चे की अपनी नाइव थियोरी है, अपना एक्सपीरियंस है, या वो अपनी उसकी इमेजिनेशन है, या एनिमिज्म है कुछ हद तक अगर आप देखोगे। तो इसमें कौन सा एक्सप्लेनेशन सही होगा, डेपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसीडर अदर्स व्यू पॉइंट, ये नहीं है, इसको नेगेटिव नहीं मानना है। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, नहीं भाई रीजन तो दिया ही है उसने, इंट्यूटिव रीजनिंग है, उसकी सहज चिंतन है, चिंतन तो किया ही है। प्रूव दैट, इमेजिनेशन तो की ही है। प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट्स क्वांटिटेटिवली, नहीं, पियाजे ने कहा है कि परिमाणात्मक नहीं गुणात्मक रूप से अलग होती है बच्चों का चिंतन, उनका टाइप अलग होगा सोचने का, उनका काइंड अलग होगा सोचने का, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होंगे। क्वांटिटी सेम है, बच्चा भी सोच रहा है, अमाउंट इज सेम, काइंड इज डिफरेंट। वो अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोच रहा है, आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोच रहे हैं, बट सोच दोनों रहे हैं, यानी अमाउंट सेम है, प्रकार अलग है, टाइप अलग है सोच का, बच्चे और आप में बस इतना ही अंतर है। indicate that children have naive understanding rooted in their cultural context with which they try to make sense of the world। यानी ये बात ये इंडिकेट करती है, दर्शाती है कि बच्चों की अपने नाइव अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी सहज अंडरस्टैंडिंग होती है, सहज समझ होती है, जो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पे अपने समाज संस्कृति से या आसपास जो कहानियां सुन के कुछ देख करके मूवी वगैरह बनाई होती है। तो ये सहज समझ है बच्चों की, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ टीचर मेंटेन्स अ स्पेसिफिक फोल्डर फॉर ईच चाइल्ड वेयर शी रिकॉर्ड्स सडन सिग्निफिकेंट एंड अनप्रॉम्प्टेड इवेंट्स ऑब्जर्व्ड इन द चाइल्ड्स बिहेवियर। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है, अनप्रॉम्प्टेड है यानी अप्रेरित है, स्वयं से खुद से सहज व्यवहार है बच्चे का, और सडन भी हो सकते हैं यानी अचानक से भी हुआ व्यवहार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे राहुल वॉलंटरली शेयर्ड हिज लंच विद अ क्राइंग पीयर। टीचर ने लिखा है डायरी में कि आज राहुल एक बच्चे ने अपना लंच एक बच्चे के साथ, एक दूसरे बच्चे के साथ, अपने सहपाठी के साथ शेयर किया क्योंकि वो रो रहा था, या आज उसको उसने चुप कराते हुए दिख रहा है कि बच्चा केयर शो कर रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट है, या किसी से लड़ाई हुई वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, लेकिन ऐसा कुछ पहले से निर्धारित नहीं था कि ये होगा। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे कोई घटना घटती है तब उसको लिखा जाता है, तो इसको एनेक्डोट कहते हैं, यानी एक व्याख्यान है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड कहते हैं, कि कोई स्पेसिफिक घटना है, अगर चाहे अच्छी है बुरी है, वो रिकॉर्ड हो रही है। जैसे आज आपका बच्चा डायरी में लाया था, तो डायरी में लिखी जाती है ना ये बात, तो ये स्पेसिफिक घटना है, पहले से प्लान नहीं होती बट लिखी जाती है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं, इसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स, ये जब अगर आप टीसी मिलती है ना, दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा सकता है, कि उसका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, उसका जो आपकी मार्कशीट जिसको आप कह दे रहे हो वो, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आते हैं बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप क्या है, वॉटेवर, मम्मी पापा का नाम क्या है, एज क्या है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो में सेलेक्टेड वर्क आता है, पर्पजफुली सेलेक्टेड वर्क, के मान लो एसेज हैं, बच्चे का कुछ और कोई कार्ड है, कोई एक उसका खुद का किया हुआ कोई काम होगा, पर्पजफुल सिलेक्शन ऑफ वर्क है। फॉर्मेट रेटिंग स्केल में तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 किसी एक टास्क को मान लो डिसिप्लिन कितना है, नीट कपड़े कितने साफ सुथरा रहता है कि नहीं, ये सब रेटिंग स्केल में आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन सब के बीच में। कोई एक इंसिडेंट हो तो एनेक्डोटल, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन होती है बच्चे के बारे में, ब्लड ग्रुप, एज, रिपोर्ट कार्ड्स। पोर्टफोलियो में सेलेक्टेड, पर्पसफुली सेलेक्टेड वर्क होगा जो बच्चे ने किया होगा, मान लो उसकी कोई ड्राइंग की थी बहुत सुंदर, वो हो सकती है, फाइल है वो अपने आप में, एक ऐसे है कोई अच्छा, वो हो सकता है। फॉर्मेटिव रेटिंग स्केल में आपका 1 से लेकर 10 तक का स्केल होगा, एक रेट करने वाला ऑप्शन होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पढ़ने के काम आ जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कहता है। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 अभी बाकी हैं। असर्शन है, सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स ऑफन रिमेन क्वाइट एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स इन क्लास डिस्कशंस। यानी माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, ये पॉसिबल है।
रीजन क्या है इसका? गिवन जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फेसिंग चैलेंजिंग करिकुलम इन सेकेंडरी स्कूल्स। के क्योंकि जेनेटिक मेकअप लड़कियों का ऐसा है कि वो उनकी आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। एकदम फालतू बात है। कोई बायोलॉजिकल ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जिसकी वजह से लड़कियां मुश्किल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकती या गणित को नहीं समझ सकती, है ना। इसमें बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है, ये फालतू बात है। ये एक तरह का यूजलेस बात है। इसको स्टीरियोटाइप भी क्या कहें? स्टीरियोटाइप ये है कि अगर कोई भी बात जेनेटिक मेकअप की तरफ जा रही है जबकि इसमें रीजन जेनेटिक्स है ही नहीं। ये बात यहां सही है, तो आपको पता चल गया आर तो फॉल्स है, तो ये दोनों ट्रू वाला ऑप्शन तो हट जाएगा जैसे आपको पता चला कि आर फॉल्स है। अब बचे ही दो ऑप्शन है आपके सामने, या तो दोनों गलत है या कोई एक सही है। एक सही है कि सेकेंडरी स्कूल में कई बार पाया जाता है, ये देखा गया है, ऑब्जर्वेशन है कि लड़कियां क्वाइट रहती हैं। अगर ये रिसर्च है या ये डेटा है जो कहता है कि अगर 100 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं और 50 लड़के बैठे हैं, किसी सवाल पे हाथ उठाने को कहोगे तो कम लड़कियां हाथ उठाएंगी, 20 लड़कियां हाथ उठाएंगी, जबकि लड़के हो सकता है 35 हाथ उठा रहे हो। क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन का, उनको बोलने का, तुम लड़की हो चुप रहना सीखो, सहना सीखो, उल्टे जवाब मत दो, ये सब सोशलाइजेशन से सिखाया जाता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी हेजिटेंट हो, ठीक है ना। तो इसका ये बात एकदम सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। दोनों गलत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, लिखा है, ऐसा ही होगा, ये कहना गलत होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने दिया थर्ड ऑप्शन? 54% लोग। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचेंगे। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। नॉन ट्रेडिशनल रोल्स मतलब लड़के हैं जो घर में मैन हैं जिनको खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है, विमेन हैं जिनको कोई एडवेंचरस काम, पहाड़ चढ़ते हुए, स्विमिंग करते हुए, वेट लिफ्टिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। तो नॉन ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल वो जो चला आ रहा है कि लड़की है तो डॉक्टर के रूप में दिखा दो, टीचर के रूप में दिखा दो, और नॉन ट्रेडिशनल वो जो उल्टा हो, जो चला आ रहा हो उसके, यानी स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता हो जो। बात तो सही है। रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। एक बेहतर तरीका है कि नॉन ट्रेडिशनल रोल में जब आप दिखाओगे तो जेंडर रोल्स फ्लेक्सिबल होंगे कि भाई मम्मी भी घर में काम करेंगी और पापा भी घर में, मम्मी भी बाहर काम कर सकते हैं और पापा घर में भी कर सकते हैं, नॉर्मल बात है। फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी की मर्जी, है ना। प्रमोटिंग जेंडर स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी बाय चैलेंजिंग स्टीरियोटिपिकल रोल्स। बिल्कुल सही बात है कि इससे स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया जाएगा नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में। जैसे मुझे ड्राइविंग पसंद है ना, कुछ 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास लगभग सब मिला के सारी गाड़ियां मैंने चला ली होंगी, जिसमें से 1 लाख चला दी है, ठीक। तो अब, या बाइक बचपन से पसंद है चलाना, तो ये नॉन ट्रेडिशनल रोल का उदाहरण है ना। इससे जेंडर स्टीरियोटाइप की ड्राइविंग सिर्फ जो है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, एक वो आता था ना स्कूटी का एड, वो इसलिए आता था क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पे। फैसिलिटेटिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्रू एक्सपोजर टू डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज। यहाँ पे कोई डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी बात नहीं हुई, जेंडर रोल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नहीं, फ्लेक्सिबल है तो जेंडर रोल जो है। प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रलिटी की भी यहाँ कोई बात नहीं हो रही। नॉन ट्रेडिशनल रोल में रोल्स रिवर्स करने की कई बार जरूरत पड़ती है, जो जहां फिक्स जेंडर स्टीरियोटाइप हो उसको चैलेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट समझेंगे। स्टेटमेंट है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स। यानी बच्चों का विकास आनुवांशिक कोड के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है। ये मैच्योरिटी की डेफिनेशन या परिभाषा तो ठीक थी कि मैच्योरिटी की परिभाषा क्या है, परिपक्वता की अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू कार, सूरज कह रहे हैं, थैंक यू सूरज। देखिए ज्यादा नहीं, अभी बस 700 किलोमीटर चलाने का मौका मिला है। कितने दिन हुए हैं? 13 और 5 18, आज 18 है, 5 दिन में देखिएगा एक बार। एनीवे, तो माइग्रेन का ये फायदा, गाड़ी चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्लासेस लेने में दिक्कत है। एनीवे, देखो एक बार, तो मतलब उतना ठीक हो गया कि अभी गाड़ी चला सकती हूँ, पहले तो दिक्कत थी। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स। यानी बच्चों का विकास आनुवांशिक कोड के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है। नहीं भाई, इसमें एनवायरमेंट का भी तो रोल है, सिर्फ हेरिडिटी कैसे कह सकते हैं हम? ये तो गलत हो गया। जब ए गलत हो गया तो बोथ वाला तो ऑप्शन ही हट जाएगा, आपको बताया हुआ है। ये तो तीनों ही ऑप्शन हट गए, फिर बचा ही एक ऑप्शन। कई बार ऐसे आसान हो जाता है सवाल को तक के आंसर तक पहुंचना, खत्म बात। फिर भी आर चेक करेंगे। चाइल्डहुड इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नहीं भाई, एक मिनट, बोथ वाले, तीनों ऑप्शन बोथ वाले कैसे हो सकते हैं? अच्छा ओके, क्योंकि आर भी फॉल्स है ना। हाँ, तो इसमें ये दो ऑप्शन छोड़ के ये जो आर इज ट्रू वाले को हटा सकते हो, क्योंकि दोनों गलत हैं, तो फिर बोथ आर फॉल्स पे चले जाएंगे। बोथ आर फॉल्स, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चाइल्डहुड बाल्यावस्था एक प्राकृतिक जैविक चरण है, जबकि अभी हमने पढ़ा है ये बायोलॉजिकल नहीं, सोशल स्टेज है, सामाजिक संरचना है। कितने लोगों ने बताया है इसमें बी ऑप्शन?
देख, वाह, तो देख लेते ना पहले, तो फिर उसमें आया तो होगा डेटा 27 बी लो। हाँ, देखो, चाइल्डहुड इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज, मत कहना चाइल्डहुड की एज को फिक्स किया गया है, लेकिन चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये ध्यान रखना है। चाइल्डहुड सामाजिक संरचना, समाज सबके लिए सेम नहीं ना चाइल्डहुड, इसलिए बायोलॉजिकल नहीं कहेंगे उसको, तो दोनों ही गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या कहता है। Which of the following statements creates the most accurate psychological distinction between mental retardation यानी intellectual disability and a specific learning disability यानी जिसको specific learning disability like dyscalculia, इनको LDs बोलते हैं, learning एक बार समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे। MR यानी mentally retarded, और इधर लिखा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत हो, एवरेज इंटेलिजेंस यानी आईक्यू आपका 90 से 110 यानी एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू में भी डिस्लेक्सिया डिस्कैल्कुलिया हो सकता है। यहां पे आईक्यू की प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन होता है थोड़ा, अगर आप आईक्यू के टर्म्स में देखेंगे, जो लोग आईक्यू आईक्यू के टर्म्स में अगर हम देखेंगे, अभी कुछ तो कमेंट कर रहा है कोई बीच में, अभी देखूंगी। अच्छा ठीक है, एनीवे तो अबव एवरेज आईक्यू हो सकता है या इंटेलिजेंस का स्तर हो सकता है। अगर इसको आईक्यू के टर्म में समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर बिलो 70 है किसी का आईक्यू, बॉर्डर लाइन होता है 70, बिलो 70 अगर आईक्यू है 70 से कम, तो फिर एमआर की तरफ चले जाएगा व्यक्ति। एलडीज में आईक्यू प्रॉब्लम नहीं है, आईक्यू हो सकता है 90 से 110 हो, एवरेज आईक्यू हो, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि इनकी न्यूरो डेवलपमेंटल वायरिंग जो है, न्यूरोलॉजिकल वायरिंग जो है, आपको बी ऐसा दिखता है, इनको बी ऐसा दिखता हो, बचपन में तो खैर कई लोगों को ऐसा ही दिखता है, बी और डी में कंफ्यूजन होती है, या आपको ए ऐसा दिखता है, इनको ए ऐसा दिखता हो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स जो न्यूरोलॉजिकली वायरिंग डिफरेंट है, प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्रेफिया, है ना, ये सब आ जाते हैं। तो ये मेंटली रिटार्डेड का केस नहीं है। तो मेंटल रिटार्डेशन और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी जो बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म दिया है सैमुअल किर्क ने 1960s में। तो मेंटल रिटार्डेशन इज एक्वायर्ड नहीं भाई, मेंटल रिटार्डेशन एक्वायर्ड नहीं होती, एनवायरमेंट से एक्वायर नहीं कर सकते आप। आईक्यू फिक्स है, या इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है। वो अगर आपका बचपन में ही आईक्यू मेंटल रिटार्डेशन में अगर आप आ गए, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आज आपका आईक्यू एवरेज और कल आप मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे, इतना डिफरेंस नहीं आता। तो ये एनवायरमेंट से नहीं, ये हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है जो आपका मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन अफेक्ट्स आईक्यू, वेयरएज एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू, ये पॉसिबल है। मेंटल रिटार्डेशन कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड, नहीं भाई, मेंटल रिटार्डेशन को आप आईक्यू थोड़ी बढ़ा दोगे किसी का, एसएलडी को लाइफ लॉन्ग परमानेंट कंडीशन है। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी को भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजेबल है, ठीक है ना। डिसलेक्सिया अगर किसी को है तो ऐसा नहीं कल खत्म हो जाएगा, उसको डील करने का तरीका आ जाएगा बस। और मेंटल रिटार्डेशन तो कतई आप ठीक नहीं कर सकते, उसको कैसे ठीक करोगे, तरीकों से मैनेज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्योर मेंटल रिटार्डेशन। आईक्यू थोड़ी बढ़ा दोगे, कितना आईक्यू बढ़ाओगे, थोड़ा इंपैक्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना 70 से 140 हो जाएगा। या जैसे 25 आईक्यू है अगर किसी का, तो वो अपना भी ध्यान नहीं रख सकता, उसको एक बंदा चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। तो ऐसा नहीं कर सकते आपके 25 से एकदम डबल कर दोगे, 50 बना दोगे आईक्यू, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। एसएलडी इज अ सेंसरी इंपेयरमेंट रिलेटेड टू, नहीं सेंसरी नहीं है ये, सेंसरी इंपेयरमेंट तो विजुअल और ऑडिटरी होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं सेंसरी नहीं है। डिसलेक्सिया में एसएलडी मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ देखने में हानि है और बाकी कहीं नहीं है, या सुनने में होगी, सिर्फ ऑर्गन से संबंधित है, नहीं, सब कुछ ठीक होगा। ईशान अवस्थी का एग्जांपल याद कीजिए आप, तारे जमीन पर में सब कुछ ठीक है, दिखता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट डिसलेक्सिया है, तो इसका कोई विजुअल या सुनने से ये कोई सेंसेस वाली प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मेंटली जिस तरह से ब्रेन प्रोसेस करता है वो डिफरेंट है। तो मेंटल रिटार्डेशन आईक्यू को अफेक्ट करता है, वहीं एसएलडी जो है वो स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। ये डेफिसिट की जगह इनको डिफरेंट लिखना चाहिए था, बेटर ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विद। अब आपको देखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, नॉर्म उनको जॉन डुई को याद कर लीजिए आप, ठीक। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसके साथ अग्री करेगी, जहां बच्चा एक्टिव होगा। देखो बच्चा कहाँ एक्टिव है। चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ stage to hold importance because of what they would become as an adults rather than what they are as children. प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कहते हैं आपके
जॉन डुई तो प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखने पे महत्व देती है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऐसा नहीं कि वो आगे जाके क्या करेंगे, आज क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिव रखने पे फोकस करती है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन, हाँ जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड तभी कहेंगे इसको, लर्नर सेंटर्ड। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट, बच्चे अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय होकर के, अन्वेषण करके, खोज करके बेहतर सीखते हैं, ये बात यहां सही होगी। फिर आते हैं चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स टू गाइड देयर लर्निंग बिहेवियर। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, इंट्रिंसिक चाहिए हमको, बच्चों को एक्टिव रखना है। बाहर रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं करेगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन में वही आएंगे। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड बी प्योरली फोकस्ड ऑन स्टैंडर्ड करिकुलम, नहीं भाई फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है हमको करिकुलम में, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म रखना है, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा सेकंड ऑप्शन में ही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिनेरियोज रिप्रेजेंट्स अ जेन्युइन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अगेन आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पहचाननी है, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सही होगा। बताओ फटाफट से, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन यहां सही होने वाला है। कोई पूछ रहा है कि क्लास क्या रोज होती है इस समय? बस रोज ही नहीं हो पा रही है, एक समय पे या बहुत सालों तक रोज होती थी। पिछले 2 सालों में जो है थोड़ा रोज होने की समस्या आ रही है, यूट्यूब पे बैच में तो होती है। तो अभी कोशिश है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम है 6 तारीख तक, कि ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट रेगुलर चल पाए। देखिएगा थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, देखते हैं बच्चा कहाँ एक्टिव है। द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स अ साइंस एक्सपेरिमेंट ऑन द मेन डेस्क वाइल ऑल स्टूडेंट्स साइलेंटली कॉपी। बच्चा एक्टिव नहीं है, पैसिव है। बच्चा पैसिव है तो हमारे लिए ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता, टीचर ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड में, लर्नर सेंटर्ड में, शिक्षार्थी केंद्रित में बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो गया। द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड गिव्स देम स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप ग्रुप में बांटना ठीक था, बट स्टेप बाय स्टेप नहीं देना है आपको इंस्ट्रक्शन, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देना है। तो टीचर अगेन ज्यादा टीचर सेंटर्ड बन गई है। द टीचर प्रोवाइड्स मटेरियल्स, मैग्नेट्स, वायर्स, बल्ब्स एंड अलाउज स्टूडेंट्स टू इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर एंड फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चंस। यहाँ टीचर भी एक्टिव है और बच्चे भी एक्टिव हो गए, यही ऑप्शन बेहतर है। द टीचर यूजेज, 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। द टीचर यूजेज अ कलरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू डिलीवर अ हाईली इंटरेक्टिव लेक्चर ऑन द सोलर सिस्टम। अब आप ये बताओ, पीपीटी भी अच्छी बात है, कलरफुल पीपीटी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कलरफुल पीपीटी में टीचर ज्यादा एक्टिव है। थर्ड ऑप्शन में टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, तो बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना बेहतर है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन है, इसलिए फोर्थ नहीं होगा। नहीं तो कई लोग इसमें भटक सकते हैं कि हाँ अच्छी बात तो है कलरफुल पीपीटी, बट यहाँ टीचर ज्यादा एक्टिव है, बच्चा भी आपको एक्टिव चाहिए, वो थर्ड ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यानी 22वां सवाल। ये क्या कहता है? असर्शन है, कथन है, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी, जब हम एक फिक्स्ड कैटेगरी मानते हैं चाइल्डहुड को, वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कि भाई समाज और संस्कृति भी तो चाइल्डहुड को अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस बनाता है, अलग अलग बच्चे के लिए, सबके लिए चाइल्डहुड सेम नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्ट है बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लास, जैसा कि लड़कियों के लिए बचपन अलग हो सकता है, लड़कों के लिए अलग हो सकता है, ये होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूं, बट ये सब सामाजिक कारक जो हैं ये सब प्रभावित करते हैं, चाइल्डहुड सेम नहीं हो पाता सबके लिए। बात तो सही है। रीजन क्या है कि जब हम ये कह रहे हैं कि सिंगल कैटेगरी है, फिक्स्ड है, अगर चाइल्डहुड यूनिवर्सल है, तो हम सामाजिक, आर्थिक, एथनिसिटी, जेंडर का जो प्रभाव चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस पे पड़ता है उसको भूल जा रहे हैं। बात तो सही है, यही कह रहे हैं। बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, ये बात भी सही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है कि इसलिए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है, दोनों सही है और दोनों की एक्सप्लेनेशन भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 80% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ जाएंगे, जब आप सही जवाब दे ही दे रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे 23वां सवाल क्या कहता है? अ टीचर वांट्स टू शिफ्ट हर प्राइमरी स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू इंट्रिंसिक, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट से इंटरनल मोटिवेशन, यानी लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन जिसका रीजन बाहर ना हो, कि आपको कोई काम पसंद है इसलिए बच्चा गिटार बजा रहा है, उसको लैंग्वेज सीखना पसंद है तो कोई लैंग्वेज सीख रहा है अपने पसंद की, है ना, तो उसमें रीजन बाहर नहीं है कि रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो एक्सटर्नल से इंटरनल पे लाने की कोशिश कर रहे हो आप, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं या कई बार मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है इंटरनल मतलब जहां रीजन बाहर ना हो, तो आप देखो किस ऑप्शन में रीजन बाहर नहीं है। इफ यू सॉल्व दिस मैथ पजल आई विल पुट अ गोल्ड स्टार ऑन योर चार्ट, तो रीजन एक्सटर्नल है। इंटरनल रीजन चाहिए तब जाके इंटरनल मोटिवेशन पे शिफ्ट हो गया आप। स्टार की बात हो रही है चार्ट पे, तो ये एक्सटर्नल बाहरी रीजन है, बाह्य अभिप्रेरणा है। यू आर अ नेचुरली गिफ्टेड जीनियस, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स, दूसरों से स्मार्ट हो
भाई आपको दूसरों से स्मार्ट होना है या खुद से स्मार्ट होना है? तो कंपैरिजन करना एक्सटर्नल है, इसमें भी रीजन बाहर दूसरे हैं, रीजन दूसरे हैं, एक्सटर्नल है, तो ये भी सही नहीं है, रीजन इंटरनल चाहिए। I see you used 3 different strategies to figure out this difficult problem. Your persistence really helped you understand it. भाई आपने कहा किसी बच्चों को कि मैंने देखा तुमने 3 अलग अलग तरीके अपनाए इस समस्या को, इस जटिल समस्या को समझने के लिए, तो कि लगे रहने से काम बन जाता है, अगर आप इस पे लगे रहोगे तो समझ में आएगा। इसका रीजन कहीं बाहर नहीं है, इसमें समझना सीखना रीजन है, इंटरनल है, ये सही है। लुक एट राहुल ड्राइंग, के राहुल की ड्राइंग देखो, तुमको राहुल से ज्यादा मेहनत करनी है, ये ज्यादातर माँ बाप और टीचर्स यही करते हैं, दूसरों से बेहतर बनना है तुमको, शर्मा जी के बेटे से, वर्मा जी के बेटे से, फिर जो वो कर सकता था उसकी यूनिक एबिलिटी छिप ही जाती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ इंटरनल मोटिवेशन की तरफ लेकर के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से पढ़िएगा, ये आता है सवाल, एज इट इज भी आ जाता है कई बार। widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, आया हुआ सवाल है और मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स आया हुआ सवाल है अलग अलग तरीके से। देखिए बताइए, समाज में विभिन्न लिंगों के के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? यानी ट्रेडिशनली जो टाइपिफाइड, यानी टाइप कर दिए गए हैं, महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे, तो ये टाइप कर दिए हैं, टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सेक्सेस के साथ जोड़ दिए गए हैं। यानी मेल सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित है, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाएगा। टाइपिफाइड लिखा है क्योंकि टाइपिफाइड की बात हो गई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो स्टीरियोटाइप में जनरली होता ही है, डिस्क्रिमिनेशन तो किसी के भी प्रति हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में से किसी के भी प्रति, लेकिन जो समाज में ऑलरेडी चलता आ रहा है सोसाइटी में, इसका मतलब वो ट्रेडिशनल है, वो स्टीरियोटाइप है, जो चला आ रहा है, रूढ़िबद्धताएं हैं। आइडेंटिटी तो आप खुद को कैसे देखते हैं, मेल के रूप में देखते हैं, फीमेल के रूप में देखते हैं। रोल जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन लिखा होता तो रोल्स हो सकता था, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ भी समाज जोड़ देगा तो फिर अगेन वो स्टीरियोटाइप बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो स्टीरियोटाइप और बायस में से एक ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि लगभग आपका एग्जाम दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करता है। हालांकि बायसनेस यानी झुकाव किसी भी एक तरफ हो सकता है, स्टीरियोटाइप का मतलब है जो चला आ रहा है समाज में, इसमें भी बायसनेस होती ही है कुछ हद तक, ठीक। तो जनरली आपको पेपर में स्टीरियोटाइप या तो मिलता है या फिर बायस मिलता है, दोनों सेम पर्पस को फुलफिल कर देते हैं। क्या अंतर है मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का क्या मतलब है, ये पूछा है हमसे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD आपको पता है, वाइगॉट्स्की याद कीजिए, खुद से जवाब दीजिए। अब मैं थोड़ा दांत की वजह से बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, हो सकता है कल फिर से न जाना पड़े, इस पे कुछ कराना पड़ेगा। देखिएगा 73% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 79% लोग, वाओ वेरी नाइस। देखिएगा द एरिया, फर्स्ट ऑप्शन सही है, और आप लोग कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? लगभग 88% लोग, बस। तो इसका मतलब अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आप आग लगा सकते हैं दुनिया में, मतलब लिटरली मत लगा देना, मेटाफोरिकली कह रही हूँ, है ना। तो द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, यानी ये डिफरेंस है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। ZPD क्या है? वो दायरा है जहां किसी की हेल्प के साथ और खुद से जितना काम होता है उस दोनों के बीच का डिफरेंस है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन इंडिपेंडेंटली डू, यानी जो मैं खुद से कर सकता हूं और जो किसी की मदद से कर सकता हूं विद हेल्प, उसके बीच के अंतर को ZPD कह रहे हैं। यानी साइकिल चलाना सीख सकते हो, कोई पीछे से पकड़ ले बस, ये आपके सीखने के दायरे में है ना। कल साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे उठ के अचानक से एक दिन, वो सीखने के दायरे में नहीं है, वो ZPD में नहीं है। जैसे आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, आपको CDP समझ आ सकता है, इसलिए आप यहाँ हेल्प के साथ सीख रहे हो, ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, कि जब आपके साथ करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, खुद से करते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये जो डिफरेंस है ये ZPD है, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि समझ में तो आ ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये सिंपल है, रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर एज, नहीं एज की बात ही नहीं है, एज की बात वाइगॉट्स्की करते ही नहीं है। द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, नहीं शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग वाली भी कोई बात नहीं है। द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर, नहीं भाई, जो वो कर सकता है खुद से और किसी की मदद से, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये तो प्याजे का सवाल है, बहुत क्लासिक।
अ टीचर पोर्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ जूस इनटू अ शॉर्ट वाइड ग्लास एंड अ टॉल नैरो ग्लास, यानी शॉर्ट वाइड छोटा है बट चौड़ा ग्लास है, और दूसरा ग्लास है जो पतला है बट लंबा है, ठीक, नैरो है। अ क्लास 2 स्टूडेंट इंसिस्ट द टॉल ग्लास, दोनों में 200 ml ही जूस डाला गया है, चौड़े ग्लास में डाल दिया गया है पतले ग्लास से, और बच्चे को लग रहा है कि ये जो टॉल वाला ग्लास है इसमें ज्यादा होगा। जैसे कि बचपन में हमें 5 सिक्के ज्यादा लगते थे एक नोट से, तो ये कंजर्वेशन की कमी है, यानी डी सेंटर नहीं कर पा रहा बच्चा, सेंटर्ड है, उसका ध्यान सिर्फ हाइट पे इस ग्लास की, ना कि चौड़ाई नहीं देख पा रहा, विड्थ नहीं देख पा रहा। तो विच कॉग्निटिव लिमिटेशन, लिमिटेशन कौन सी है, सेंट्रेशन लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि सेंट्रेशन एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट भी लिख देता है कई बार, या इनएबिलिटी टू डिसेंटर, यानी अलग अलग पहलू से नहीं देख पा रहा, सेंटर्ड है ध्यान, केंद्रित है ध्यान, फोकस्ड है ध्यान एक ही चीज पे, तो ये फोकस खराब है, ये वो वाला फोकस नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो एक ही जगह पे, वो बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको बाकी पहलू भी देखने हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव का कोई यहाँ मतलब बनता ही नहीं है। कितने लोग, 76% लोग सही जवाब दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या कहता है, अजर्शन और रीजन वाला सवाल है, 2-3 सवाल और हैं। अजर्शन कहता है लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर, यानी ये कॉन्सेप्ट है इंडिया, इसका सबसेट है दिल्ली, है ना, तो भाई भारत में आती है ना दिल्ली, यानी इंडिया के अंदर दिल्ली है, ये समझने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। रीजन क्या है इसका, अंडरस्टैंडिंग, क्लासिफाई करने में दिक्कत हो रही है बेसिकली, अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। रीजन में बता रहे हैं कि ये बात तो सही है ना इतनी, कि लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर, ऐसा संभव है कि लोकेश एक बच्चा है जिसको दिल्ली इंडिया का पार्ट है ये समझने में, इसका छोटा रूप है, ये सबसेट है बेसिकली, ये समझने में दिक्कत हो रही है, इंडिया के अंदर आता है ये समझने में दिक्कत हो रही हो सकती है बच्चे को। इसका रीजन क्या है, ये स्टेटमेंट दूसरा पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी, अगर आप बहुत स्ट्रेस में है तो आपकी मेमोरी या याददाश्त भी प्रभावित हो सकती है, ये आपने कभी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, और अगर आप इमोशंस को समझते हैं तो आप कैसे खुद को दिशा दे सकते हैं, जब आपका मूड अच्छा है तो ज्यादा पढ़ लो, है ना, जब ये बातें, दोनों बातें सही है। लेकिन ये अब बोथ ट्रू तो बीटीसी लगा दो, बोथ ट्रू तो चेक कर लो कि ये आर सही है कि नहीं है, नहीं भाई ये आर कुछ और बात कर रहा है और ये कुछ और बात कर रहा है, तो बोथ तो ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात यहां पे हमें समझ में आ रही है। सेकंड ऑप्शन क्यों कह रहे हो, आर करेक्ट कैसे हो सकता है, ये अलग बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ अलग बात चल रही है, इमोशंस की तो कोई बात ही नहीं हुई फर्स्ट ऑप्शन में, मेमोरी की तो कोई बात ही नहीं हुई, वो कहां से एक्सप्लेनेशन बन गया, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ चाइल्ड फ्रॉम अ नोमैडिक ट्राइब, यानी एक ऐसी ट्राइब जो किसी एक जगह रुकती नहीं है, खाना बदोश कह लीजिए या घुमंतु जनजाति कह लीजिए, मतलब वो मूव करते रहते हैं, कुछ ट्राइबल लोग होते हैं ना, तो मतलब ट्राइब्स होती हैं, तो ट्राइब्स मूव करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके बच्चों को स्कूल में प्रॉपर फिक्स एडमिशन लेने में कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि उनका कोई एक घर ही नहीं, कुछ महीने एक जगह रहेंगे, कुछ महीने बंजारा बोल देते हैं आम भाषा में, है ना, मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और मतलब नोमैडिक लाइफ है, यानी एक जगह फिक्स नहीं है, ठीक, तो एनरोल्स इन अ स्कूल, अब 10 साल की उम्र में अचानक से बच्चा आता है जो एक ट्राइब से आता है, नोमैडिक ट्राइब से आता है, जो घुमंतु है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो किसी एक फिक्स स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। अब 10 साल की उम्र में वो आया है और कह रहा, तो अब आप कोई प्रायर स्कूलिंग ही नहीं है, 10 साल तक स्कूल ही नहीं जा पाया क्योंकि कहीं फिक्स रुके ही नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा। अंडर द आरटीई एक्ट 2009, वैसे तो आरटीई पे अब बहुत दिनों सवाल नहीं आ रहे हैं, बट यू नेवर नो एक आध सवाल कब आ जाए। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। फ्री एंड कंपलसरी यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आप किसी भी आधार पे बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। 6 से 14 वर्ष के अंदर आता है यानी 10 साल का बच्चा है ना, 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में आता है, फिर 7 में आप कहेंगे जी दूसरी में आ जाएगा, 8 में आप कहेंगे जी तीसरी में आ जाएगा, 8-9 के बीच में ही होगा चौथी, तो आप कहेंगे उसको क्लास अप्रोप्रिएट 5वीं क्लास में एडमिशन मिल जाए, या एज अप्रोप्रिएट क्लास में आपको एडमिशन देना है, और स्पेशल कोर्स जो भी आप करा सकते हो, ब्रिज क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, वो आपको करानी है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अब तुम्हें पहली कक्षा में एडमिशन लेना क्योंकि तुम पहले स्कूल ही नहीं गए हो, इस आधार पे आप बच्चे को मना नहीं कर सकते। तो एज अप्रोप्रिएट क्लास, एज अप्रोप्रिएट वे में होमोजीनियस बनाती है आपका आरटीई एक्ट, ये कहता है कि एज जो एज है बच्चे की उसके अकॉर्डिंग उस क्लास में उसको एडमिशन करा दो और एक्स्ट्रा हेल्प दो, बाकी कुछ और यहाँ बचेगा ही नहीं। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, प्याजे पे सवाल है। While Piaget views children as dash, Vygotsky views children as dash,
जहां प्याजे बच्चों को क्या देखते हैं, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज। हाँ, वाइगॉत्स्की पैसिव मानते हैं, नहीं भाई ये तो गलत हो गया, वाइगॉत्स्की भी तो एक्टिव ही मानते हैं। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, यस प्याजे कहते हैं। एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भों में एक्टिव है, हाँ ये वाइगॉत्स्की कहते हैं। ये दोनों बातें साथ जा रही हैं इनके। फिर भी बाकी ऑप्शन देखेंगे, पैसिव तो दोनों में से कोई नहीं कहता। एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ये सही है, लेकिन शुरुआत वाली बात गलत हो गई, पैसिव नहीं है बच्चा, ना प्याजे के अकॉर्डिंग ना वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। ये पैसिव वाले ऑप्शन तो दोनों पहले ही हटा लो, समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इवन यहाँ पे भी पैसिव है तो ये भी हटा लो। एक ही ऑप्शन बचता है कि विचारों के हेरफेर कह लीजिए या फिर उन पे प्रतिक्रिया कर पाता है बच्चा। चलिए खैर 30th सवाल पे चलते हैं, आखिरी सवाल आज का। ये क्या कहता है, टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर वर्किंग इन एन एग्रेरियन ट्राइबल कम्युनिटी। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा होगा बचपन में कि भाई ये मान लो एक सर्कल बनाया गया है, एक रोटी है, उसके 4 भाग कर दो तो ये 1/4 है ना। ये ऐसे आपको समझ में आता है, ये पूरा जो है 1/2 हो गया, हाफ हो गया, है ना। तो ऐसे हमने फ्रैक्शन सीखे हैं, भिन्न जिसको कहते हैं। तो एक टीचर जो एग्रेरियन ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ा रहा है, या बच्चे हैं उसमें, यानी कृषि आदिवासी समुदाय से आने वाले बच्चे हैं, जो ट्राइबल, जिनको बहुत सिटी में नहीं रह रहे हैं, जो या जिनको पिज्जा और बर्गर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उनके आम जीवन में नहीं है। जैसे मैं आपको इंडिया छोड़ के अमेरिका का एग्जाम्पल देने लगूं तो उसका बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपके जीवन से नहीं जुड़ रहा, और बच्चे को उसके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स देने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, तो केक्स एंड इंस्टेड यूजेस द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्वेस्टेड। तो एग्रीकल्चर लैंड कैसे डिवाइड होती है, क्योंकि कृषि के बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, कि भाई गेहूं कैसे अगर उगता है तो कैसे आपस में फैमिली मेंबर्स में कैसे बंटता है खाना, इससे भिन्न सिखा रहे हो, यानी उसके जीवन से जोड़ करके। तो ये एग्जांपल किसका है, डाइल्यूटिंग द करिकुलम स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड कम कर रहे हो करिकुलम का, नहीं भाई कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उदाहरण क्या है उससे मैटर नहीं करता, उदाहरण रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, वास्तविक जीवन से, नहीं तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द लर्निंग प्रोसेस बाय यूजिंग लोकल सोशियो कल्चरल नॉलेज, स्थानीय जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हो उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई, यानी संदर्भ में सिखाना बेस्ट होता है। ये कॉन्टेक्चुअलाइजिंग वर्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे। रोट मेमोरी नहीं भाई, एनसीएफ को वायलेट करना, एनसीएफ तो खुद कहता है कि रियल लाइफ से जोड़ो। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताएंगे। ये बैचेस हैं करियर विल ऐप पर, आप एनरोल कर सकते हैं। इवन पेडागोजी स्पेशल में, अगर पेडागोजी आपको किसी भी एग्जाम के लिए डिटेल में जाननी है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे अगर सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा आंसर मार्क्ड टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो आप अब मुझे बताएंगे, और मैं आपके 2-4 सवाल लूंगी और फिर हम छुट्टी करेंगे। आप अपने घर जाएंगे और मैं अपने घर, हम दोनों अपने अपने घरों में हैं, लेकिन ये कहते हुए अच्छा लगता है, फील आती है जैसे हम आमने सामने बैठे हों। एनीवे देना जरा एक बार कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ फटाफट। बहुत बढ़िया, 27-29 कैसा लगा सेशन ये बताओ। लास्ट के 10-15 क्वेश्चन तो हमने स्पीड ठीक लिए। मैम क्वेश्चन 16 का फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है शायद, अभी चेक कर लेते हैं। मैम व्हेन विल द क्लासेस स्टार्ट इन सुपर टेट बैच, प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्लासेस। हाँ सौम्या 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, सुपर टेट के बैच में भी क्लास है ना, सुपर टेट के बैच में भी 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। सी टेट का सिलेबस खत्म हो गया है तो वो वाले बैच से मैं फ्री हो गई हूँ, बस अब शुरू कर देंगे। इतने बाकी टीचर्स की क्लासेस तो चल ही रही हैं सुपर टेट में, वो आप देख लो। अरे अरे ये मैंने इसको बंद ही कर दिया, 1 मिनट रुकना। 16th क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, 16th क्वेश्चन, ओके 16th क्वेश्चन होना चाहिए कहीं 20th स्लाइड पे। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे, देख लो। पहले स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत थी, पहले ऑप्शन में बेसिकली, ये देखो सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स एंड रिमेन क्वाइट। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा होता है कई बार, ऐसा होता है कई बार कि सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स ऑफन, ये देखा गया है, ये डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। गिवन जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट केपेबल, ये गलत है। तो इसमें ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है ना, ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आप दोनों के कंपैरिजन में देखोगे तो ये होता है। ठीक है चलिए, पुराने मैराथन देख सकते हो आप सारे, सब काम किए हैं, अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, कीवर्ड्स करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, रेगुलर क्लास करना, हाँ मेरी पूरी कोशिश है भाई। ठीक है चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय। 9:15 बजे रात को।